तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से हम करेंगे। देखो कंपाउंड जो हमारे होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन पाया जाता है, इनऑर्गेनिक वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। आप लोग सोच रहे होगे भैया इतने सारे कंपाउंड होते हैं उनमें हम कार्बन के ऊपर ही क्यों पूरा एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इसलिए बेटा क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जिसमें कार्बन पाया जाता है, ये सारे हम कंपाउंड अगर रख दें एक साइड और एक साइड हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड सारे रख दें जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, तब भी आप देखोगे कार्बन कंपाउंड ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। मतलब कार्बन के कंपाउंड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं दुनिया में, और केमिस्ट्री में आधे से ज्यादा पार्ट कार्बन और इनके कंपाउंड इनने ही घेर रखा है। मतलब बहुत बड़ा स्टाफ है कार्बन का, बहुत फेमस है, बहुत सारी सी ब्रांचेस है, मतलब बहुत कुछ है कार्बन के बारे में। आधे ज़्यादा केमिस्ट्री कार्बन के ऊपर ही है। ठीक है, तो यार देखो कार्बन इज सो वर्सेटाइल इन नेचर। वर्सेटाइल का मतलब होता है कि कार्बन बहुत सारे रूप में पाया जाता है। ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से नेचर में, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक अलग ब्रांच बना दी गई जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था जिसमें कार्बन पाया जाता है वो है यूरिया। ह्यूमन मेड होता है, मतलब आप जो टॉयलेट करने जाते हैं उसमें भी कार्बन कंपाउंड पाया जाता है, यूरिया। समझ रहे हैं? तो समझ लो भैया कार्बन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा स्टाफ है, कार्बन के बारे में पढ़ना तो बनता है। तो चलिए अब कार्बन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं भैया। जैसे हम लोग अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना नेम, वो सारी चीज़, ऐसी कार्बन का हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहली चीज़, कार्बन इज नॉन मेटल है। ठीक है, सेकेंड, एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये है कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं एंड 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है एटॉमिक नंबर का मतलब। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर जो है उससे हमें प्रोटॉन पता चल गए और इलेक्ट्रॉन पता चल गए, राइट। अब जो कोई एक एटम होता है, मान लो एक कार्बन का एटम है, उसका जो वेट होता है, मास होता है, वो किससे कैलकुलेट होता है? जितने प्रोटॉन है वो ऐड कर दो प्लस जितने इलेक्ट्रॉन है वो ऐड कर दो, तो हमारा निकल आता है मास नंबर। ठीक है, तो कार्बन में कितने प्रोटॉन है? 6 और 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 + 6 कितना हो गया? 12। इसलिए मास नंबर कितना होता है कार्बन का? 12। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, आपको पूरा बना के दिखा देता हूँ मैं। जैसे कि मान लो ये है न्यूक्लियस कार्बन का। ठीक है, तो फर्स्ट जो सेल होती है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल और केवल। ठीक है, तो कार्बन की फर्स्ट सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है, 4 और फिल करना है, तो नेक्स्ट वाले में हमने 4 और फिल कर दिए। तो देखो 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट सेल में हमने 4 इलेक्ट्रॉन और फिल कर दिए। बट पहली वाली जो सेल है फर्स्ट, इसमें तो 2 में बैलेंस हो जाता है, बट सेकेंड जो सेल होती है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं टोटल, तभी हमारा एटम बैलेंस होता है। ठीक है, तो जो कार्बन है इसकी बैलेंस होती है 4, क्योंकि इसको 4 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है स्टेबल होने के लिए। ठीक है, तभी एटम स्टेबल होता है जब उसकी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन पे हो जाती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कार्बन का याद रखेंगे। फर्स्ट सेल में होते हैं इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। बॉन्डिंग कौन सी करता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। अब कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है अभी आगे आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई कार्बन इज सो इंपॉर्टेंट। कार्बन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखो क्यों है, पहली चीज, मेन एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दुनिया में, मेनली कार्बन एक मेन एलिमेंट है। मतलब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन तो पाया ही जाता है, पढ़ना बनता है इसलिए। सेकंड, जितने भी फ्यूल्स होते हैं हमारे, है ना, फ्यूल्स होते हैं उसमें कार्बन होता है। इनफैक्ट जो प्लास्टिक जो आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसमें भी कार्बन पाया जाता है यार। तो यार कार्बन के बारे में डिटेल में पढ़ना तो बनता है भैया। हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हमारे अंदर भी कार्बन पाया जाता है, जितने भी फ्यूल है उनमें कार्बन पाया जाता है। इनफैक्ट प्लास्टिक जो कि प्रॉब्लम है उसमें भी कार्बन पाया जाता है यार। तो कार्बन के बारे में पढ़ना तो बनता है भाई, बहुत बड़ा स्टाफ है कार्बन का। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ, बट डिटेल में नहीं। अभी आगे आपको बहुत डिटेल में अच्छे समझ में आएगा कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में। देखो कोवैलेंट बॉन्डिंग क्या होती है? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम आर नोन एज कोवैलेंट बॉन्डिंग। मतलब देखो आपने एक आयोनिक बॉन्ड पढ़ा होगा क्लास 9th में। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जैसे कि मान लो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया और क्लोरीन ने वो एक्सेप्ट ले लिया इधर पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस, तो H+ बन गया, ये स्टेबल हो गया, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस बन गया, और ये भी स्टेबल हो गया। आयनिक बॉन्ड होते हैं। बट कोवैलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है?
जो एक एटम होता है, ठीक है, वो पूरी तरीके से ना तो इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और ना पूरी तरीके से लेता है। एक तरीके से कहें तो ऐसा हो जाता है कि कार्बन कहता है भैया एक एक इलेक्ट्रॉन हम भी लेके आ रहे हैं, हाइड्रोजन ने कहा हम भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं, गठबंधन कर लो, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्डिंग को आप समझ सकते हैं गठबंधन, हाथ मिला लेना, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प कर देना, जिससे कि एक की इच्छा भी पूरी हो जाए, दूसरे की भी इच्छा पूरी हो जाए, वो होती है कोवैलेंट बॉन्डिंग। अभी आगे आपको बहुत डिटेल में अच्छे समझ में आएगा। सेकंड पॉइंट, मोस्टली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट बॉन्डिंग का कम होता है, ठीक है, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं ये और बहुत जल्दी ये भाप में उड़ने भी लगते हैं, थोड़ा सा आप टेम्परेचर दो। सेकंड पॉइंट, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इनसे फ्लो नहीं हो सकती, यानी कि आपको करंट नहीं लगेगा। नाउ अब हमको पढ़ना है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो वही चीज लिखे, देखो, कार्बन डज नॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता है, क्योंकि ना तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से किसी को देता है और ना पूरी तरीके से लेता है, ठीक है, वो लेता भी है और देता भी है, दोनों काम करता है, ठीक है। तो कार्बन डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है बाई आइथर लूजिंग फॉर इलेक्ट्रॉन, ना कि लूज करता है ना कि गेन करता है फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कार्बन बहुत दिमाग वाला इंसान है, ना तो लेता है ना देता है कहता है लो भी और दो भी, दोनों काम। इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड। देखो अब कार्बन क्यों अपने 4 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है और ना ही लेता है, उसका कुछ रीजन है। देखो, इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड फॉर मोर इलेक्ट्रॉन। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता है किसी से तो उसको होल्ड करना, संभालना बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, ठीक है, छोटा आइटम होता है ना, इसलिए। और सेकंड चीज, अगर वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को तो उसकी आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है ना फर्स्ट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन में वो बैलेंस हो जाएगा, बट वो दे भी नहीं सकता अपने इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। भैया आप ही बताओ, आपने 4 करोड़ रुपए कमा लिए, किसी को दे दोगे 4 करोड़ टैक्स से बचने के लिए? हिम्मत चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए बहुत ज़्यादा। तो कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ना ले सकता है। समझ गए क्यों? ना तो ले सकता है ना दे सकता है, फिर करता क्या है? सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है, विद दी इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर कार्बन एटम, दूसरे कार्बन एटम के साथ या फिर कोई दूसरे एलिमेंट के साथ, और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपना पूरा कर लेता है, ठीक है। अब जैसे कि अदर एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये लोग भी बॉन्ड फॉर्म करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा नहीं है केवल कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भैया हाइड्रोजन भी करता है, ऑक्सीजन भी करता है, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये लोग भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अभी आगे आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाऊंगा कैसे करते हैं क्या सारी चीज़, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया, जब हमने पढ़ा कि कार्बन का इतना बड़ा स्टाफ है भाई, इतना फेमस है, आधे ज़्यादा केमिस्ट्री ऑक्यूपाई कर रखी है, कार्बन नहीं, ठीक है, तो आगे किसका रीजन क्या है? तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, इसके हम रीजन पढ़ते हैं। सबसे पहला रीजन है कैटेनेशन, ठीक है। ये कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी है जो कि कार्बन में पाई जाती है। अब क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ द डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन द एटम ऑफ सेल्फ एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांचेस एंड द रिंग स्ट्रक्चर। मतलब ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि कोई एलिमेंट है, उसका जो एटम है वो अपने ही जैसे और भी एलिमेंट के एटम के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग कर सकता है। ये देखो कार्बन ने कर रखी, जैसे एक ही कार्बन है, जाके कार्बन से इसने और बॉन्डिंग कर ली, एक और कार्बन से बॉन्डिंग कर ली, एक और कार्बन से बॉन्डिंग कर ली, एक और, तो इस तरीके से ये लॉन्ग चेन बना लेता है वो सारी, है ना। तो कार्बन कार्बन के ही साथ बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये तो कोई स्ट्रेट चेन है यहाँ पर, कार्बन कार्बन कार्बन, ये हाइड्रोजन वगैरह कैसे क्या लगाए जाते हैं वो भी आगे आपको सब पता चलेगा। स्ट्रेट चेन होगी, ये ब्रांच्ड चेन होगी, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर एक नीचे कार्बन आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट, उसके बाद ये नीचे आ गया ब्रांच चेन, नीचे ये देखो एक क्लोज चेन, ये भी कार्बन फॉर्म करते, देखो ये क्लोजिंग होगी ना बिल्कुल इस तरीके से, है ना। तो ये हो गई हमारी क्लोज चेन। वे कैसे क्या बनती है आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो इसको अभी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने का, आगे पढ़ोगे तब समझ में आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी होती है टेट्रा कोवैलेंसी। देखो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। कार्बन कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स, मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, ठीक है। तो वही चीज़ है, जो कार्बन होता है उसकी 4 वैलेंसी होती है और वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ अपना जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरा करता है। कारण से भी जो कार्बन है बहुत वर्सेटाइल नेचर है इसका भाई। तो थर्ड जो प्रॉपर्टी कार्बन की होती है वो होती है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? द केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइंस सेवरल मोनोमर्स टू फॉर्म पॉलीमर और पॉलीमरिक कंपाउंड। देखो अभी जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि कार्बन कार्बन के साथ ही डायरेक्ट बॉन्डिंग कर सकता है, लंबी 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 चेन बना सकता है, ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है, क्लोज चेन भी बना सकता है। तो आपको ये भी कुछ वैसी वैसी लग रही होगी, ये देखो कुछ वैसी वैसी लग रही है, सेम 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 ऐड होकर और ये फाइनल बन गया, बट ऐसा नहीं होता है। देखो इसको बोलते हैं मोनोमर्स, ये मोनोमर है, मोनोमर मिल मिल के और एक ये पॉलीमर बन गया, ठीक है। जैसे कि अभी कार्बन अकेला कार्बन के साथ लिंक कर रहा था, ऐसे ही जैसे कि ये ईथीन,
एक तरीके से कहें तो कार्बन का कंपाउंड होता है, राइट। तो ये देखो एक पूरा इथीन है, पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है प्रॉपर, ठीक है। तो ये इथीन के साथ डायरेक्ट बॉन्डिंग कर सकता है और इथीन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड कर सकता है और एक बड़ा कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म कर सकता है। मतलब समझ गए आप, कार्बन कार्बन के साथ लिंक कर सकता है डायरेक्ट, साथ ही साथ मोनोमर्स जो होता है पूरा कार्बन का स्ट्रक्चर है, मान लो इथीन, तो इथीन के साथ भी डायरेक्ट बॉन्डिंग कर सकता है, कितनी भी लंबी चेन बना सकता है इथीन के साथ, समझ गए। छोटा बच्चा ठीक है, और बड़ा वो भी, समझ गए। तो ये चीज़ होती है, जैसे कि ये है ये C+C, ठीक है। अभी आपको पता चलेगा, इसको इथीन बोलते हैं, ये इथीन है, इथीन का स्ट्रक्चर है ये। अभी इथीन वगैरह क्या होता है आगे आपको सब समझ में आएगा, कैसे ये बनाया जाता है सारी चीज़, बस बने रहना वीडियो में एंड तक, मज़ा आ जाएगा। तो इथीन के साथ ऐड हुआ और इथीन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाया और फाइनली ये देखो यहाँ पर पॉलीथीन बना दिया, ठीक है। इथीन मिलके पॉलीथीन बना दिए। तो ये पॉलीमराइजेशन प्रॉपर्टी भी कार्बन में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो C4H10 ये है एक फॉर्मूला, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो इसको हम ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं और ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब एक फॉर्मूला उसको भी हम एक तरीके से, दो तरीके से, तीन तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, कार्बन इतने सारे जो कंपाउंड फॉर्म करता है, ये भी एक रीजन है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। जैसे कि ये वाला देखो आप, पहला स्ट्रक्चर 1 2 3 4 और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन अटैच कर दिए, ठीक है, सीधे ऐसे भी इसको हम डिजाइन कर सकते हैं। ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और चौथा कार्बन ये नीचे लगा दिया, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो दूसरी तरीके से, ये है ना ब्रांच तरीके से। तो एक ये भी रीज़न है कि भैया कार्बन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है, आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी भी शो करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना क्यों कार्बन इतना वर्सेटाइल है नेचर में, ये चारों रीजन आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। मैं आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ, ये कोवैलेंट बॉन्ड वगैरह होते हैं, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर, ये भी एक तरीका होता है कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। अब क्या कैसे होता है अभी मैं आपको सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको मान लो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने किसी के, तो या तो आप क्रॉस इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो या ये डॉट इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है जी, ओके। जैसे कि हमारा कार्बन है, कार्बन की आउटर मोस्ट जो सेल होती है उसमें कितने होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, 2,4, ये 4th है उसमें, तो 4 और इनको चाहिए थे इलेक्ट्रॉन, ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा कर सकें। तो जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा कार्बन है, इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2,4 था ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तब 4 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट सेल में। तो यहाँ पर हम 4 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करी जाए, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, इसके बाद एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में। तो इसका हम जैसे रिप्रेजेंट करना चाहें इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। या देखो रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारा एक है मीथेन, ये पूरा नाम कैसे रखा गया सब आपको पता चलेगा। जैसे CH4, ये हमारा मीथेन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे इसका, ये हमारा कार्बन एक, ठीक है। अब कार्बन को चाहिए क्या कि भैया इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ये 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना दे सकता है, ये भैया गठबंधन करता है। तो हाइड्रोजन और हमारे एक है हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है इसको चाहिए होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है, जिससे फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन में काम हो जाता है, और दूसरी सेल हो अगर तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोजन को तो एटॉमिक नंबर बनी होता है, इसमें एक ही सेल होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में काम हो जाता है, बट एक ही होता है हाइड्रोजन के पास, एक और चाहिए होता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कार्बन, रिप्रेजेंट कर देते हैं इसके 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कुछ इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब मान लो एक हाइड्रोजन आया यहाँ पे, कहेगा कार्बन भैया हमें 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, कार्बन कहेगा भाई ज़रूरत तो हमें भी, हमें तो 4 की है। तो हाइड्रोजन कहेगा भाई यार प्लीज़ मेरी मदद करो, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया और कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जाके कुछ इस तरीके से इनका गठबंधन हो गया, ठीक है। लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये कैसे बनना है मैं वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बस कार्बन तो अभी भी भूखा, इसको 3 और चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे ही वो और 3 हाइड्रोजन के साथ गठबंधन कर लेगा, दोस्ती कर लेगा। एक यहाँ पे और हाइड्रोजन को मंगाया उसने, ये लो भैया एक और हाइड्रोजन आया, भैया हमारी भी हेल्प कर दो, हमारी भी तुम्हारी भी। अब भैया हाइड्रोजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया सबका। अब कार्बन कहेगा भैया ठीक है, हमारे इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इलेक्ट्रॉन और ये लो भैया, कुछ इस तरीके से हमारा भी काम हो गया। ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया CH4, ठीक है। हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया, साथ ही साथ और कार्बन का भी हो गया। इससे लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर ये बनता है। दूसरी तरीके से हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि कार्बन है, ये एक बॉन्ड बनाया इसने हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, ये लो
कुछ इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का गठबंधन हुआ है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया है, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया है और आपस में दोनों कंबाइन हो गए, ठीक है। वहीं पर अगर मान लो यहाँ पे 2 बॉन्ड लगे हों, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन लेके आया और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके आया, दोनों ने गठबंधन कर लिया अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि एक हमारा हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम को एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है। हाइड्रोजन एटम है भैया, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक और की रिक्वायरमेंट है इसको, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन को बुलाएगा, कहेगा भैया हमें भी एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, हमें भी आओ गठबंधन कर लेते हैं। दूसरा हाइड्रोजन आया, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, ठीक है। सबसे पहले इसने अपना पूरा किया, उसके बाद इसने भी अपना पूरा कर लिया, गठबंधन हो गया, ठीक है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, इसलिए इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाइड्रोजन एक हमने बॉन्ड बना दिया इस तरीके से, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब जैसे डबल बॉन्ड होते हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखना। जैसे हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, अभी मैंने आपको बताया था। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख देता हूँ 2,6। इसकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, कितने हैं, 6, ओके। तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ नीचे ये देखो, ये हमारा ऑक्सीजन, ठीक है, 6 हैं, तो हमें 6 रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। 2 ऊपर कर देते हैं हम, 2 इधर साइड कर देते हैं और 2 इधर साइड कर देते हैं, हो गए। तो 2 और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के साथ गठबंधन कर लेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑक्सीजन आया, इसके पास भी 6 ही होंगे, तो 2 रिप्रेजेंट यहाँ कर दिए, 2 यहाँ कर दिए और 2 यहाँ कर दिए, ठीक है। अब भैया ठीक है, गठबंधन कर देते हैं इनका। गठबंधन कुछ ऐसे हो गया, टक 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 और टक 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 टक, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा सही नहीं बना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके का बनेगा, आप देख पा रहे होगे, ठीक है। अब देखो भैया काउंट कर लो, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका हो गया पूरा। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, कैसे, गठबंधन से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कोवैलेंट बॉन्डिंग से। अब इसको हम स्ट्रक्चर वैसे रिप्रेजेंट करना चाहें अलग तरीके से, तो इसका ऑक्सीजन का हम कैसे करेंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अभी डबल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन लेके आया, 2 ये लेके आया, 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड देखो, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 7, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करी जाए अगर इसका, तो वो होता है 2,5, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, चाहिए कितने होते हैं, 8, कितने चाहिए होते हैं, 8, तो कितने और चाहिए इसको, 3 और चाहिए, ताकि टोटल 8 हो जाएं, ठीक है। तो ये कैसे करेगा, चलो नाइट्रोजन के साथ ही करेगा भैया गठबंधन और पूरा करेगा, कैसे करके दिखाते हैं आपको। ये रहा हमारा एक नाइट्रोजन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हम रिप्रेजेंट करते हैं वो केवल आउटर मोस्ट सेल के रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 5 हैं, तो 2 हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1 2 और 3 हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3, ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन आया भैया, हमें भी तो हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है, इसने भी कहा भैया 3 यहाँ पे रख दिए, 2 यहाँ पे रख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 मैंने इधर साइड क्यों रखे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना अभी इस तरीके से, तो अब इन लोगों को शेयरिंग हो जाएगी कुछ इस तरीके से। सबसे पहले इसने अपना पूरा किया काम, उसके बाद इसका भी हो गया पूरा काम, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, कितने, 3, 1 2 3 1 2 3, 3 ये लेके आया, 3 ये लेके आया, तो यहाँ पर कौन से बॉन्ड, तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे। तो उसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, एन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। ये ट्रिपल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन लेके आया और 3 ये लेके आया और 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, ठीक है। तो ये कुछ इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 नाइट्रोजन एटम। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होती है, ना तो एक तरीके पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दे दिए, ना पूरी तरीके से ले लिए, आपस में मिल गए और दोनों की इच्छा पूरी हो गई, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हमको पढ़ना है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है समझना, थोड़ी सी मैं डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा क्या कैसे होता है। तो वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच, बहुत सारे फिजिकल फॉर्म होते हैं, मतलब दिखने में अलग अलग चीजें होती हैं। इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, मतलब एक एलिमेंट है, मान लो एक हमारा ये कार्बन है, ये अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके का दिख रहा है और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है कार्बन ही, अंदर से कार्बन ही है बट दिखने में अलग है, ठीक है। डिजाइन अलग है, कोई मोटा है कोई पतला है बट अंदर से सेम है, ठीक है। अभी एक एग्जांपल दूंगा, बढ़िया सा सब समझ में आ जाएगा,
ठीक है। तो द वेरियस फिजिकल फॉर्म इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स ऑफ एलिमेंट बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती हैं। अरे एक एग्जांपल समझो, मान लो ये आप हो, लेट्स से ये एक लड़का है, ठीक है, और ये भी एक लड़का है, ठीक है। ये दिखने में अलग है, ये दिखने में अलग है, दिखने में अलग है, फिजिकली दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, ठीक है, बट केमिकली दोनों सेम है। केमिकली दोनों सेम क्यों है? क्योंकि दोनों लड़के हैं, दोनों लड़के हैं, दोनों मेल हैं, ठीक है। अंदर से तो दोनों अंदर से तो दोनों लड़के ही हैं, अंदर से दोनों मेल ही हैं, बट बाहर से अलग दिख रहे हैं थोड़ा सा, किसी का हेयर स्टाइल अलग, किसी का अलग है, तो उसी को बोलते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है। इसी तरीके से कार्बन के भी बहुत सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, होता कार्बन ही है, अंदर से कार्बन ही होता है, बट बाहर से दिखने में अलग होता है और काम थोड़ा सा अलग होता है, राइट। तो वही है। तो हमको यहाँ पर 3 पढ़ने हैं मेनली, 2 इंपॉर्टेंट है, एक डायमंड और एक ग्रेफाइट, ठीक है। तीसरा एक फुल्लेरीन होता है, बट वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बाकी तब भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डायमंड, ठीक है। सबसे पहले हमको डायमंड के बारे में पढ़ना है। ये एक एलोट्रॉप है, किसका? कार्बन का। इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना सारे पॉइंट्स। सबसे पहली चीज, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? 1 कार्बन एटम अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम। एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। देखो किस तरीके, जैसे मान लो आप ये देखो, ये कार्बन एटम है, ये 4 कार्बन एटम से अटैच है। किस तरीके से? देखो, एक ये, एक इससे अटैच है, 1 2 3 4, समझ रहे हो? तो इस तरीके से है ना। और भी आप कहीं भी कार्बन कोई पकड़ लो, वो 4 कार्बन एटम से अटैच है। तो इस तरीके से इसका डायमंड का स्ट्रक्चर होता है। ये फोटो आप देख लो, इस तरीके का होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर पूछा नहीं जाता है मेनली, बस ये दिमाग में होना चाहिए। 1 कार्बन एटम अटैच टू 4 कार्बन एटम, कैसे मैंने दिखा दिया। सेकंड, 3D स्ट्रक्चर होता है, देख सकते हो भैया, 3D स्ट्रक्चर तो दिख ही रहा है। थर्ड पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, थोड़ा सा आपने हीट करना शुरू किया, इसका मतलब ये नहीं ये पिघल जाएगा, बिल्कुल नहीं भैया। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इतनी जल्दी बॉयल भी नहीं होता है, ओके। और हार्ड होता है भैया, हार्ड होता है, हार्ड, ठीक है। यानी कि आपने थोड़ा सा उसको मारा पीटा और भैया टूट गया, नहीं, बहुत हार्ड होता है, एकदम सख्त, समझ रहे हो, सख्त। नेक्स्ट पॉइंट, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इससे फ्लो नहीं हो सकती है, बैड कंडक्टर होता है। इसका कॉमन यूज कहाँ पे होता है? ज्वेलरी बनाने में यूज होता है ये, ठीक है, क्योंकि चमकदार होता है डायमंड, आपको पता ही होगा, और बहुत महंगा आता है और बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट, ठीक है। तो इसीलिए ये दूसरा इसका यूज क्या होता है? कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स, जो हमारे टूल्स होते हैं, है ना, कांच वगैरह को काटने के लिए डायमंड का यूज होता है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है, मतलब मजबूत से मजबूत चीज को भी काट डालता है ये, ठीक है। तो इसलिए कार्बन को हम कटिंग एंड ड्रिलिंग टूल्स इसके लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट अपन को पढ़ना है ग्रेफाइट के बारे में। तो ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लो, इसका स्ट्रक्चर देख लो भैया, इस तरीके का होता है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं थोड़ा, थ्योरी। मेड फ्रॉम वीक वैंडरवल फोर्सेस, ये वीक फोर्सेस होते हैं, इसके जो बॉन्ड होते हैं, ये आपस में बॉन्ड बने हुए हैं, ये बहुत वीक होते हैं। सेकंड पॉइंट, 1 कार्बन इज अटैच्ड टू 3 अदर कार्बन। एक कार्बन एटम 3 दूसरे कार्बन एटम से अटैच है। तो आप देख ही सकते हैं वो, तो जैसे कि मान लो ये वाला है, ये कितने से अटैच है? 1 2 3, ठीक है। की बात कर लो, ये है, तो किससे से? 1 2 3, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक कार्बन एटम है, वो 3 दूसरे कार्बन एटम से अटैच है, और इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और नेक्स्ट पॉइंट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ये भी आप ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो हो सकती है ग्रेफाइट से। अब ग्रेफाइट यूज कहाँ पे होता है मैं आपको बता दें। सबसे पहली चीज, पेंसिल, पेंसिल से जो आप लिखते हो ना, तो वो ग्रेफाइट से ही बना होता है, जो आप पेंसिल से लिखते हो कुछ भी, वो ग्रेफाइट से बना होता है, ठीक है। तो देखो इसका यूजेज क्या होता है ग्रेफाइट के, यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट्स। देखो मशीन्स होती हैं, जो मशीन्स, ठीक है, मशीन्स एकदम स्मूथ चलें, इंपॉर्टेंट होता ना, तो एकदम स्मूथ चलती रहे, जाम ना हो, वो सारी चीज़ एकदम स्मूथली चलती रहे, उसके लिए ग्रेफाइट यूज होता है, ठीक है, एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, ठीक है, यही पर्पज होता है इसका। और नेक्स्ट चीज, एज वेल एज इन पेंसिल लीड, ठीक है, जो पेंसिल होती है ना, आप छीलते हैं, उसके बाद उसमें निब निकल आती है, उससे आप लिखते हैं, तो वो ग्रेफाइट से बनी होती है। अब जो पेंसिल होती है, ठीक है, इस तरीके की होती है, मुझे ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, इससे जब आप लिखते हैं तो एकदम स्मूथ चलती ना, ये स्मूथ चलती ना एकदम, आप फील कर सकते हो कैसी चलती है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की वही ग्रेफाइट की, सॉफ्ट एंड स्लिपरी, सॉफ्ट होती है एंड स्लिपरी होती है, एकदम खसाखस चलती है, ठीक है। जैसे आप पेंसिल से रखते हैं ना, आपको पता ही होगा कितनी स्मूथ चलती है, किस तरीके से, वही बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको पढ़ना है फुल्लेरीन, ज़्यादा याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस समझ लो फुल्लेरीन कैसा होता है। फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है, लग रहा ना फुटबॉल हो जैसे कि, ठीक है। तो इसका पहले नेम्ड क्या था, इसका फुल नेम्ड क्या है, देखो
बकमिंस्टर फुलरीन, ये इसका फुल नेम है। कंटेंट क्लोजर ऑफ 60 कार्बन्स, ठीक है, टोटल 60 कार्बन का क्लोजर से ये स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल, स्फेयर लग रहा ना, स्फेयर लग रहा ना, जैसे हमारी बॉल होती है स्फेयर लग रहा ना, ठीक है, फुटबॉल शेप का होता है और स्फेरिकल होता है ये, थोड़ा सा ध्यान रखना फुलरीन, बाकी एग्जाम में फुलरीन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, इनके बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड, ठीक है। सबसे पहले तो कार्बन कंपाउंड समझ लो, कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन कंटेन करते हैं। भाई देखो, कार्बन कंपाउंड का मतलब सीधा सा है, कोई एक कंपाउंड है, अगर उसमें एक कार्बन पाया जाए, एक से ज़्यादा पाया जाए, उसके अलावा जो भी पाया जाए, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो कार्बन कंपाउंड बन जाता है। बस भैया एक कार्बन उसमें होना चाहिए, बाकी जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसमें क्लोरीन लगाओ चाहे ब्रोमीन लगाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो कार्बन कंपाउंड बन जाता है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, एटलीस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन होना चाहिए कंपाउंड में, तो उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देते हैं। कार्बन एंड हाइड्रोजन है, उसके अलावा जो भी चीज़ अवेलेबल है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा। अब मैं आपको बोलूँ कोई ये कंपाउंड उसमें कार्बन पाया गया है, ठीक है, केवल कार्बन पाया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें पाई गई, बट कार्बन है उसमें, कार्बन कंपाउंड तो है ही वो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कार्बन एंड हाइड्रोजन भी है तो वो बन जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, समझ रहे हो। उसके अलावा और चीज़ क्या पाई जाती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो कार्बन कंपाउंड, ठीक है, जिसमें कार्बन पाया जाए वो कार्बन कंपाउंड है, और कार्बन कंपाउंड का एक पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाए कम से कम। थर्ड होते हैं हमारे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बोलता है भैया कार्बन और हाइड्रोजन ओनली, केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही होने चाहिए, तीसरी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर तीसरी कोई चीज़ हुई तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, कार्बन कंपाउंड हो सकता है। देखो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन कंपाउंड भी होगा, ठीक है, जो कार्बन कंपाउंड है वो जरूरी नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है। मान लो एक कंपाउंड है, ठीक है, मैं इसमें बोलता हूँ कि इसमें कार्बन पाया गया है, ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन भी पाया जाएगा, ठीक है, क्या ये कार्बन कंपाउंड होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कार्बन पाया गया है और हमें हाइड्रोजन पाया गया नहीं, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं बोलूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन भी है भैया, हाइड्रोजन भी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ भैया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, और तीसरा क्लोरीन भी है इसमें, तो क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है? बिल्कुल है, कार्बन कंपाउंड भी है, लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन भी है भैया। हाइड्रोकार्बन वो है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, केवल कार्बन और हाइड्रोजन होने चाहिए, तीसरा कोई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कार्बन कंपाउंड आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें आगे पढ़ना है हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब अपन को पढ़ना है हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अभी मैंने आपको बताया था, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाएं, केवल हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इनको हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा एसाइक्लिक और एलिफेटिक, जिसको हम ओपन चेन भी बोल सकते हैं। सेकंड होता है हमारा कार्बोसाइक्लिक या कहें तो साइक्लिक, ठीक है। आप समझ रहे हो, इसमें आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का। इसमें क्या है, आपको स्ट्रेट कुछ इस तरीके की चेन मिलेंगी, ठीक है। तो अभी वो आपको सब कुछ दिखेगा कैसी क्या मिलेंगी चीज़ें। ओपन चेन को या कहें तो एसाइक्लिक को, इसको हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो एक होता है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ है आपको समझ में आएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आते हैं हमारे एल्केन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे आते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस। अब एल्केन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स क्या होते हैं, एल्काइंस क्या होते हैं, आगे आपको यही सीखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कार्बोसाइक्लिक या फिर साइक्लिक की, तो इसमें दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एलिसाइक्लिक एक एरोमेटिक। एरोमेटिक आपका ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, इसमें सिर्फ आपको बेंजीन पढ़ना है, C6H6, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, अभी मैं आपको पढ़ा दूंगा आगे, ठीक है। बाकी एलिसाइक्लिक को हम थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्किन, साइक्लोअल्काइन। अब आप एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस ये समझ जाएंगे तो ये तीनों आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। ये कार्बन के बीच में जो चेन हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे थे, इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। बॉन्ड होता है अगर कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, केवल सिंगल बॉन्ड होता है, कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी क्या, अल्केन्स, ठीक है। याद रखना कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो अगर, क्या है वो, एल्केन्स। एल्केन्स में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्केन्स किसका पार्ट है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। अब मान लो जैसे कि हमारे पास ये दो कार्बन हैं, इनके बीच में हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया,
बट अभी तो इनकी पूरी बैलेंसिंग सेटिस्फाई नहीं हुई, हमें यहाँ पर हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करानी पड़ेगी। हाइड्रोकार्बन है ना, तो एक हमने ऊपर यहाँ पे हाइड्रोजन लगाया, एक यहाँ पे लगाया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इनकी बैलेंस ही देखो, इस कार्बन की होगी 1 2 3 4, पूरी बैलेंस कंप्लीट। इसकी देखो 1 2 3 4 होगी पूरी बैलेंस ही कंप्लीट। सिंगल बॉन्ड है, ये क्या हो गया हमारा एल्केन्स। अब देखो यहाँ पर दो, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, अगर हम 2 कार्बन ले रहे हैं देन हमें यहाँ 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 हाइड्रोजन लगाना पड़ रहा है, एक और कार्बन ले रहे हैं देन हमें और हाइड्रोजन लगाने पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि अगर हमने 2 कार्बन लिए तो हमें कितने यहाँ पर हाइड्रोजन टोटल लगेंगे, एक और लगा दिए तो फिर कितने आपको टोटल हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, एक और कार्बन हमने ऐड कर दिया तब बताओ कितने हाइड्रोजन लगेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, CnH2n+2, CnH2n+2, ठीक है। ये n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अगर आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है, अगर आप ये पता लगा लें कितने कार्बन हैं, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन देना आप ये पता अपने आप लगा लेंगे कि हाइड्रोजन कितने होंगे टोटल, ठीक है। जैसे कि मान लो कार्बन हमारे पास है 2 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन पहले ऐड करो हर जगह, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, आप देखते जाओ इस तरीके से। अब हाइड्रोजन को कितने लगे, 1 2 3 4 5 6। अगर हमने 2 कार्बन लिए तो 6 हाइड्रोजन लगे। फॉर्मूला से हम सीधा पता कर सकते हैं, कैसे, C कार्बन कितने हमारे 2, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा, हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई बाई n मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस ये 2 है ना, ये कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया C2H, 2 2 4 प्लस 2 6, C2H6, ठीक है। ऐसे हाइड्रोजन अगर 3 हो तो कितने होंगे, C3H, तो यहाँ पर 3 कर दो, 2 3 6 प्लस 2 8, C3H8। तो ये फॉर्मूला होता है एल्केन्स का, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ना है हमको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। कार्बन एटम के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो, या मान लो डबल बॉन्ड ना हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी आपने फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक एल्कीन्स और एक एल्काइंस, ठीक है। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्कीन्स एंड अल्काइंस आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एल्कीन्स के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एल्कीन्स में क्या होता है, डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन वगैरह तो ऐड करना ही है वैसे ही पूरी करने के लिए। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ठीक है। आपको बोल दिया जाए भाई ये कंपाउंड अल्कीन है, ठीक है। तो उसमें बताओ कितना, उसमें हमने 2 कार्बन लेने हैं, ठीक है। अल्कीन है, डबल बॉन्ड है, अब बताओ कितने हाइड्रोजन लगेंगे टोटल। मैं बोल दूँ 10 कार्बन है, ठीक है, 10 कार्बन है, ठीक है। अब बताओ हाइड्रोजन कितने लगेंगे, और एल्कीन है वो, तो क्या करेंगे, C10H2 × 10 कितना हो गया, C10H20, ठीक है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं एल्कीन का। याद रखेंगे एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं, और अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। ये मान लो कार्बन है, ये लो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। अल्काइन का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 ये होता है। तो अगर आपको कोई बोल दे भैया इतने कार्बन एटम्स हैं और वहाँ पर हमको अल्काइंस है पूरा कंपाउंड, बताओ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, देन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हर बार आपको स्ट्रक्चर लंबा इस तरीके से बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आई होगा आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमको पढ़ना है IUPAC, ठीक है। IUPAC नॉमेनक्लेचर, मतलब कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, उनका नामकरण पढ़ेंगे, उनका नामकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। नामकरण कैसे किया जाता है, जैसे अभी आपने इथाइन में अभी बता रहा था ना, तो मैं ये आगे पढ़ेंगे वही चीज़, ये कैसे नाम रख दिए गए सारे के सारे, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले नेम प्रीफिक्स, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, नाम के पहले, ओके। जैसे कि मान लो मेरा नाम हर्षित है, ठीक है, तो HAR ये हमारा हो गया प्रीफिक्स, ठीक है। SHIT ये हो गया हमारा सफिक्स। प्रीफिक्स होता है पहला पार्ट शुरुआत में जो हम यूज करते हैं, और लास्ट में जो यूज करते हैं वो होता है हमारा सफिक्स, है ना। तो कार्बन का आपको नामकरण करना हो देन प्रीफिक्स शुरुआत में क्या बोलेंगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम, प्रीफिक्स क्या लगेगा। जैसे मान लो कार्बन एटम एक ही है, एक ही कार्बन एटम है, इसी पे हाइड्रोजन से हमने बैलेंस ही फुलफिल कर दी इसकी, ठीक है। तो 1 होगा तो उसको बोलेंगे मिथ, क्या बोलेंगे, मिथ।
ठीक है, 2 होंगे तो बोलेंगे इथ, 3 होंगे तो प्रोप, 4 होंगे तो ब्यूट, 5 होंगे तो पेंट, 6 होंगे तो हैक, 7 होंगे तो हैप्ट, 8 के लिए आउट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। जैसे हमारा अल्केन अभी मैंने आपको पढ़ाया था सिंगल बॉन्ड होता है, तो अल्केन अगर कहीं पे आपको दिया गया है, मान लो ये अल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, कार्बन के पीछे 2 कार्बन एटम है, ये हमने हाइड्रोजन लगा दिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, हाइड्रोजन लिख लेना, यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर 2 कार्बन एटम है, तो यहाँ पर प्रीफिक्स सबसे पहले हमको क्या नाम लिखना है इसका, 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन के लिए मैंने क्या बताया आपको, इथ, तो सबसे पहले हमें लिख दिया यहाँ पर इथ है। ठीक है, अब ये अल्केन है, तो अल्केन में सफिक्स मतलब बाद में इथ लगा दी, उसके बाद इथेन हो जाएगा ये। ठीक है, यहीं पर अगर डबल बॉन्ड हो इसमें तो क्या हो जाएगा ये, इथीन। ठीक है, तो अभी वो मैं आपको आगे अभी बताऊंगा। जैसे अल्केन होता है तो अल्केन में सफिक्स लगता है एन, ठीक है, अल्कीन में ईन, अल्काइन में वाई यानी आइन। ठीक है, तो अभी आगे आपको मैं बताऊंगा वो सारी चीज़। अभी देखो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ओपन चेन, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम एक साइड में लिख दिया, एक तरफ में अल्केन लिख लिया, एक तरफ अल्कीन लिख लिया, एक तरफ अल्काइन लिख दिया और उनके फॉर्मूला लिख लिया। अब इसको समझना ध्यान से। जैसे कि मान लो हमारे पास एक कार्बन एटम है 1, और 1 के लिए क्या यूज करेंगे हम, प्रीफिक्स मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, ब्यूटेन वगैरह मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो एक कार्बन एटम है, क्या एक कार्बन एटम के लिए अल्केन बन जाएगा हमारा, अल्केन मतलब सिंगल एटम, भैया बन जाएगा, बनेगा क्यों नहीं, देखो कैसे बनेगा, देखो भैया ये एक कार्बन लिया, ठीक है भैया, लो एक ही कार्बन एटम में बन गया, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया हमने, बन गया सिंगल बॉन्ड। अगर मैं बोलूं क्या अल्कीन बन जाएगा एक कार्बन एटम से, अल्कीन क्या होता है, कार्बन के बीच में डुअल बॉन्ड होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से डबल बॉन्ड होनी चाहिए कार्बन के बीच में। ठीक है, फिर भले ही सिंगल हो बट एक बार डबल बॉन्ड जरूर होनी चाहिए कार्बन के बीच में। क्या एक सिंगल एटम से मान लो क्या होता है, एक कार्बन एटम होता है, क्या एक कार्बन एटम हमने ले लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा सकते हैं क्या, आप लोग सोच रहे हो कि भैया ऐसे कर दो ना, ऐसे नहीं यार, हाइड्रोजन मोनोवेलेंट है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए दूसरा शेयर नहीं हो सकता है, मतलब इसको हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल होता ही नहीं है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अल्कीन में मिथ नहीं बन सकता है, मिथीन नहीं बन सकता है, अल्काइन में बन सकता है, कैसे बन सकता है भैया, सिंगल कार्बन एटम है, ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन थोड़े ना बना दोगे, तो ये भी नहीं बनता है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्या, कि अल्केन का फर्स्ट मेंबर होता है मीथेन, सिंगल कार्बन एटम से अल्केन बन जाएगा, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन मीथेन। ठीक है, एन क्यों लगाया, अल्केन है, ए एन ई है लास्ट में, तो मीथेन, यहाँ पर अगर ये बनता तो मिथीन हो जाता, ये मिथाइन हो जाता, जो कि नहीं बनता है। अब मान लो आपके पास 2 कार्बन एटम है इथ, तो 2 कार्बन के एटम के बीच में भी या अल्केन तो बन जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, अब 2 कार्बन एटम से बिल्कुल बन जाएगा, एक ये कार्बन एटम है, ये एक कार्बन एटम है। अल्कीन में क्या डबल बॉन्ड होते हैं, लो भैया डबल बॉन्ड कर दिए, 2 बॉन्ड यहाँ पर हो गए ना, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और लगाया, एक और लगाया, तो ये देखो 1 2 3 4, ये इसकी पूरी हो गई ऑक्टेट कार्बन की। ऐसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम लगा दिए, इसका भी हो गया। तो फर्स्ट मेंबर अल्कीन का कौन होता है, इथीन, मिथीन नहीं होता है, इथीन होता है। फर्स्ट मेंबर कौन सा होगा अल्कीन का, इथीन। ऐसे ही इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया आपने कार्बन के बीच में, तो ये बन गया इथाइन। ठीक है, अल्कीन और अल्काइन का फर्स्ट मेंबर होता है ये 2 कार्बन एटम वाला, इथीन एंड इथाइन, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। बाकी 3 कार्बन एटम है, तो 3 को तो सभी में बन जाएगा भैया, अल्केन में भी बन जाएगा, अल्कीन में भी बन जाएगा, अल्काइन में भी बन जाएगा। याद रखेंगे अल्केन में जैसे कि 3 है, 3 के लिए मैं प्रीफिक्स क्या यूज़ करता हूँ, सबसे पहले प्रॉप, तो हमने प्रॉप लिख दिया। ठीक है, ये अल्केन है तो प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पे भी 3 कार्बन एटम्स हैं, अल्कीन है ये, तो पहले हम प्रॉप लिखेंगे, प्रॉप लिख दिया। अल्कीन है तो ENE, ठीक है, ये अल्काइन है तो यहाँ पे प्रोपाइन, मतलब अल्काइन में YNE लगाते लास्ट में, और अल्कीन में ENE, और इसमें ये लगा देंगे। बाकी कितने कार्बन एटम है उस हिसाब से 4 होते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाता हमारा ब्यूटेन, और ये हो जाता हमारा ब्यूटीन, और ये हो जाता हमारा ब्यूटाइन। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे, समझेंगे। ओके, अब अपन को देखना है नेम्स, मॉलिकुलर फॉर्मूलाज, स्ट्रक्चर ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्केन्स। जो अल्केन्स है हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर वगैरह कैसे क्या बने हैं, क्या बहुत सारी चीज़ हम देखेंगे। तो देखना ध्यान से, इस कॉलम में नंबर ऑफ कार्बन एटम, इसमें नेम, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो एक के लिए क्या यूज करते हैं हम, प्रीफिक्स मिथ, अभी मैंने आपको बताया था, तो मिथ। ठीक है, अभी अल्केन है तो मीथेन हो जाएगा, ANE लास्ट में लगा देंगे। सेकंड के लिए इथ होता है तो ये इथेन हो गया। थर्ड के लिए प्रोप यूज होता है तो प्रोपेन हो गया, क्योंकि अल्केन है। अल्कीन होता है तो क्या हो जाता है, प्रोपीन। ठीक है, अल्केन है तो प्रोपेन।
फोर, फोर के लिए क्या यूज होता है, ब्यूट, BUT, ठीक है, ब्यूट, ठीक है। अभी अल्केन है तो ब्यूटेन हो जाएगा। यहीं पर अगर अल्कीन होता तो क्या हो जाता, ब्यूटीन, और अगर अल्काइन होता तो क्या हो जाता, ब्यूटाइन, ठीक है। 5 कार्बन एटम है, 5 के लिए यूज होता है पेंट, ठीक है। ये अल्केन है तो पेंटेन, अगर अल्कीन होता तो पेंटीन हो जाता ठीक है, समझ रहे हो। अब इनका फॉर्मूला देखो, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, वही तरीका है। कार्बन कितने हमारे पास, 1, ठीक है। CnH2n+2, CnH2n+2, ये फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पीछे, ठीक है। अल्केन का तो वही है, कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। क्यों, 2 × 1 + 2, 4 हो जाएंगे इस तरीके से, समझ गए, ठीक है। इसी तरीके से इथेन, इथेन में कितने कार्बन आइटम है, 2, तो C2, H2n होता ना तो 2 × नंबर ऑफ कार्बन आइटम 2 + 2 कितना हो जाएगा, C2H, 2 × 4 + 2 6, 3 प्रोपीन, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन। यहाँ पे कितने कार्बन आइटम है, 3, तो C3H2, अब n से मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितने आइटम है कार्बन के, 3, 2 × 3 + 2 कितना होगा, 2 × 3 = 6 + 2 8, C3H8, देखो यही लिखा है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कितने हाइड्रोजन, ओवरऑल इससे आप पता कर सकते हैं कितने यहाँ पर हाइड्रोजन लगेंगे। और ये फॉर्मूला सारे के सारे हैं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तरीका आपको पता होना चाहिए, याद तो अपने आप हो जाएंगे, वो समझने वाली चीज़ें। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया होगा। जैसे मीथेन है CH4, तो एक कार्बन एटम लिया हमने और यहाँ पर इस तरीके से हमने सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन ऐड कर दिया। C2H6 डबल, 2 कार्बन है यहाँ पर, तो 2 कार्बन बना लो सिंगल एटम से और इस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। एक और कार्बन एटम है, एक और कार्बन एटम लगा दो, इस तरीके से हाइड्रोजन लगा दो। तो ये आप इसके स्ट्रक्चर सारे के सारे देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, सिंगल बॉन्ड से सारे कनेक्ट कर दो, बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है जी, ओके। तो अब अपन पढ़ते हैं अल्कीन के, ठीक है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर वगैरह कैसे क्या बनते हैं। देखो ध्यान से, मैंने बोला था ना अल्कीन में सिंगल कार्बन एटम से नहीं बन सकता है अल्कीन, ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग होती है सेकंड, 2 कार्बन एटम कम से कम चाहिए। इथीन से शुरुआत होती है अल्कीन की, ठीक है। मिथीन नहीं बनता है, अभी मैंने आपको बताई था क्यों नहीं बनता है, आप समझ ही गए होगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हैं कार्बन एटम, 2 के लिए क्या होता है इथ, और ये अल्कीन की बात हो रही तो इथीन हो गया, 3 के लिए प्रोपीन हो जाएगा, 4 के लिए ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। ब्यूट ये क्या हो गया, 4 के लिए प्रीफिक्स, इन क्या हो गया सफिक्स, प्रोप क्या हो गया प्रीफिक्स, इन क्या हो गया सफिक्स। समझ ही गए होंगे कैसे नामकरण मैं कर रहा हूँ इनके, समझ ही गए होंगे। अब अल्कीन का आपने अभी फॉर्मूला पढ़ के आ रहे हो, अभी अल्कीन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n, कार्बन एटम यहाँ पर कितने, इथीन, यहाँ पर कार्बन एटम कितने, 2, तो C2H2 × n, कितने कार्बन एटम है, 2, कितना हो गया C2H4, ठीक है। ओवरऑल इसका सिंपल सा तरीका, इथीन का तो जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके 2 गुने होंगे। अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 10, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 10, ठीक है। कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 8, दुगने होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद करने का। इनका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे देख लो भैया, डबल बॉन्ड बना दो, ठीक है, एक बार ही बनाना। देखो जैसे C2H4 ये है तो 2 कार्बन है तो डबल बॉन्ड लगा दिया। अब 2 डबल बॉन्ड तो लग ही गए, तो 2 की और रिक्वायरमेंट है तो 2 हाइड्रोजन और लगा दो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से लगाना, डबल बॉन्ड से मत लगाना, मोनोवेलेंट होता है, ठीक है। एक और यहाँ पे करके देखते हैं, जैसे C3H6 3 कार्बन है तो सबसे पहले 3 कार्बन इस तरीके से लिख लो, लिख लिया। पहले वाले में या फिर लास्ट वाले में डबल बॉन्ड लगा दो, अल्कीन है ना, अल्काइन होता तो ट्रिपल बॉन्ड लगा देते, बाकी में सिंगल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है इसमें अभी 1 बॉन्ड बना है तो 3 और बना दो, हाइड्रोजन से कंप्लीट कर दो, 1 2 3 हो गए, 1 2 3 और 1 4। ये कार्बन देखो, ये वाला कार्बन देखो, ये वाला 1 और 2 3, एक और लगा दो यहाँ पे। अब ये वाला कार्बन देखो, यहाँ पर 2 बॉन्ड लगे हैं, 1 2 और 2 हाइड्रोजन लगा दो, 4 करने ओवर। अब गिन लो 1 2 3 4। इस वाले कार्बन के लिए देखो, इस वाले कार्बन के लिए 1 2 और डबल बॉन्ड है 3 4। इस वाले कार्बन एटम के लिए देखो डबल बॉन्ड है ना, 1 2 और ये हाइड्रोजन लगा दिया 3 और एक और लगा दिया 4। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर आप थोड़े से देखेंगे आपको समझ में आ जाएंगे, ओके। अल्केन हो गया, अल्कीन हो गया, अल्काइंस के बारे में पढ़ दो। अल्काइंस तो आपको समझ में आ ही जाएगा, इसका भी फर्स्ट मेंबर इथाइन होता है, मिथाइन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है बता ही चुका हूँ। इसी तरह इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n-2 ठीक है। तो जैसे कार्बन हमारे पास हैं कितने, 2 कार्बन है तो H2 × 2 - 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2H 2 2 4 - 2 C2H2, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइड्रोजन पता कर सकते हैं CnH2n - 2 इस वाले फॉर्मूला से,
ठीक है। कार्बन आपको कितने हैं ये आपको पता चल जाए, हाइड्रोजन कितने होंगे वो तो आप बता ही दोगे फॉर्मूला से। तो 2 होगा तो होगा इथाइन, 2 के लिए यूज करते हैं इथ, और ये अल्काइन है तो आइन, इथाइन। 3 के लिए प्रोप, प्रोप किसके लिए 3, आइन किसके लिए अल्कीन, क्या हो गया प्रोपाइन। 4 ब्यूटाइन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है, वो ये बस एक बॉन्ड में आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाना है एक बार, ठीक है। जैसे कि ये प्रोपाइन है, यहाँ पर कार्बन एटम कितने 3, तो 3 कार्बन एटम बना दो 1 2 3। शुरुआत में लगा दो ट्रिपल बॉन्ड या फिर इधर साइड लगा दो ट्रिपल बॉन्ड, एक ही बार लगाना है आपको, बीच में मत लगाओ। जैसे मान लो यहाँ पर 4 कार्बन एटम है, ब्यूटाइन बनाना है हमको, ठीक है। तो बीच में मत बनाओ ट्रिपल बॉन्ड, या तो लास्ट में बनाओ यहाँ पर या फिर यहाँ पर बनाओ। मैं लास्ट में बना देता हूँ, शुरुआत में ही बना देता हूँ, चलो आपके लिए 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बना दिए क्योंकि अल्काइन है। अब ये देखो कार्बन एटम यहाँ पर, ये जो कार्बन है 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने पड़े हैं, एक और चाहिए तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। बाकी सभी जगह सिंगल एटम लगा दो कार्बन से, ठीक है। अब इनकी बैलेंस ही पूरी कर दो। इस वाले कार्बन की ऑलरेडी कंप्लीट है, इस वाले की ऑलरेडी कंप्लीट है, कैसे 1 2 3 बॉन्ड है और एक ये 4 हो गया। इस वाले कार्बन एटम की देखो 1 2 2 ही है तो एक ऊपर लगा दो हाइड्रोजन, एक नीचे लगा दो। इस वाले कार्बन की देखो बनी कंप्लीट है, एक ही है तो एक इधर लगा दो 2, एक ऊपर लगा दो 3, एक इधर लगा दो 4, हो गया। तो इस तरीके से इसके भी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लो थोड़े से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। इथीन, ठीक है, इथीन का कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो इथीन का फॉर्मूला, आपको मान लो कहीं इथीन लिखा ही मिल जाए, फॉर्मूला ना मिले, कैसे फॉर्मूला बना लोगे आप। इथ, इथ किसके लिए यूज करता हूँ, 2 कार्बन एटम के लिए। इथ किसके लिए यूज होता है, 2 कार्बन एटम के लिए, ठीक है। तो C2 इथ ईन लगा है, ईन, ईन का मतलब क्या अल्कीन, ईन का मतलब क्या अल्कीन। अल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, ये होता है अल्कीन का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर n लिख लो, CnH2n ये अल्कीन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर कार्बन इथ, इथ के लिए कितने होगा कार्बन 2, फिर H लिख लिया 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाई n, कार्बन कितने हैं यहाँ पर 2, तो 2 × 2 तो क्या हो गया C2H4। इस तरीके से आप फॉर्मूला बना लोगे बड़े आसानी से, ठीक है। तो ये थाइन का फॉर्मूला है C2H4। इसका स्ट्रक्चर नॉर्मली ऐसे बनाएंगे हम, कार्बन लिया हमने, डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है। 2 बॉन्ड हो गए यहाँ पे, 1 2 और एक हाइड्रोजन लगा दिया 3, एक और लगा दिया 4, 1 2 3 4, 1 2 और इधर लगा दिया 3 और 4, होगी बैलेंस कंप्लीट, स्ट्रक्चर बन गया। अब इसका लूइस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 कार्बन एटम है तो एक कार्बन एटम ले आए, ठीक है, एक और कार्बन एटम ले आए, ठीक है जी। अब यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड थे ना, डबल बॉन्ड होते ना इथीन में, तो यहाँ पर 2 एटम कार्बन के, तो कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा कार्बन के बीच में, बाकी हाइड्रोजन के बीच में तो एक ही हो सकता है। तो हमने 2 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है, बाकी 2 इधर साइड लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि 4 होते हैं इनकी आउटर मोस्ट सेल में। ओके, हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कार्बन के बीच में 1 2 3 4 तो हो गई है, ठीक है। बट हमें क्या है यहाँ पर, ये देखो कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर तो हो गया, बट 2 और यहाँ पर ये 2 बाकी पड़े हैं, इसको भी तो करना है, तो इसके लिए हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन एक ही कर सकता है शेयर इलेक्ट्रॉन। ये लो, इधर भी इस तरीके से हाइड्रोजन आ गया इलेक्ट्रॉन देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हाइड्रोजन जो आप आए, लेकिन हाइड्रोजन भी बड़ा चालाक के बोलता है पहले मेरा कंप्लीट करो, मैं भी अपना कंप्लीट करूंगा, तुम्हारा भी कभी करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का हो जाए कार्बन का ना हो ठीक है। सबसे पहले हाइड्रोजन की इच्छा पूरी कर देते, लो भैया हाइड्रोजन तुम अपनी इच्छा पूरी कर लो, ठीक है। तुम भी हाइड्रोजन अपनी इच्छा पूरी कर लो, तुम्हें 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन, लो, कार्बन का भी हो गया, तुम्हारा भी हो गया, ठीक है। अब ये जो कार्बन है, सबसे पहले ये पहले वाला कार्बन, इसका हम इच्छा पूरी कर देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। ये लो, दूसरा कार्बन है, इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सभी हाइड्रोजन ये आपस में शेयरिंग हो गई, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर तो बहुत गंदा सा मैंने बना के दिखाया, बट यहाँ पर देखो आप, हाइड्रोजन के बीच में 2 हो गए, देखो 1 2, ये हाइड्रोजन देखो 1 2, यहाँ देखो 1 2 1 2 हो गए। ओके, कार्बन की देखो, कार्बन की बैलेंस पूरी हो गई। ये देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये देखो पूरा है ना, इतना हो गया। इसी तरीके से ये जो दूसरा कार्बन है, इसका देखो क्या पूरे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए इसके, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा है ना, पूरा इतना लिया था ना, तो गिन लो, अब हो गया ना। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनेगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसमें दिया गया इथाइन। इथाइन का कैसे बनेगा, आयन लगा ना, मतलब अल्काइन।
और हमको अल्काइन का फॉर्मूला भी पता है CnH2n-2। ठीक है, अब यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, मिथ इथ, इथ मतलब 2, तो C2H2 मल्टीप्लाई बाई n, कितने कार्बन एटम की बात की जा रही है, 2 की, 2 - 2। ठीक है, तो C2H2 2 4 - 2 C2H2, ये फॉर्मूला होगा इथाइन का। फॉर्मूला आप बना लेंगे, अदरवाइज दिया जाएगा। इथाइन है ना, ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, 2 कार्बन एटम है ना, तो लो या 1 2 3, 3 कार्बन एटम लगा दिए, 3 हो गए ना, 1 2 3, इधर एक लगा दिया 4। इस कार्बन के लिए देखो 1 2 3, इधर एक लगा दिया 4। इस तरीके से इसका ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये रहा ये कार्बन एटम, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो यहाँ पर 1 2 3। दूसरा कार्बन एटम, इसमें भी 3, 1 2 3, 3 3 तो हो गया, एक और चाहिए होगा, इसको 4 चाहिए होता ना बैलेंस होने के लिए। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, ये लो भैया, और ये इसने इस तरीके से, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आएगा अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए, तो ये भी आ गया। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन की पूरी कर देते हैं हम लोग, ये लो तुम भी हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाओ। अब सबसे पहले इस कार्बन की पूरी करते हैं इस तरीके से, ये गए ये गए ये गए, टक 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 टक, इसका भी पूरा कर देते हैं, टक 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 टक, ये लो बन गया। गिन लो भैया, पूरे हो गए होंगे। ये देखो हाइड्रोजन का तो हो ही गया, 1 1 2, ये देखो 1 2 हो गया। कार्बन का भी गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। ट्रिपल बॉन्डिंग हो गई यहाँ पर, क्योंकि प्रो इथाइन था। ओके, तो आई होप इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट थोड़े से और चीज़ देख लो, इंपॉर्टेंट है इसी में, साइक्लो अल्केन। ठीक है, साइक्लो अल्केन का समझ लो, साइक्लो अल्कीन और अल्काइन का तो समझ ही जाओगे। साइक्लो अल्केन मतलब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ होगी, रिंग टाइप स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके का, इस तरीके का, इस तरीके का, है ना, रिंग टाइप स्ट्रक्चर, साइकिल टाइप का। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो, क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके, देखो क्लोज स्ट्रक्चर है, ये देखो है पूरा स्ट्रक्चर, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनते हैं। साइक्लो वर्ड यूज हो ना, साइक्लो इसलिए। तो साइक्लो अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर होता है साइक्लो प्रोपेन होता है। प्रोप मतलब 3 कार्बन, प्रोप मतलब 3 कार्बन। 3 कार्बन क्यों भैया, 2 के लिए क्यों नहीं बनेगा भैया? एक चीज़ बताओ, अगर 2 कार्बन हम ले लेंगे तो क्या ये मतलब क्लोज्ड चेन बन जाएगी? नहीं बन जाएगी, कम से कम 3 कार्बन चाहिए तभी बनेगी हमारी कुछ, तभी हमारी बनेगी कुछ इस तरीके से क्लोज्ड चेन, राइट। तो इसका फर्स्ट मेंबर इसीलिए होता है साइक्लोप्रोपेन। साइकिल बनेगी नहीं 2 कार्बन एटम से, कम 3 चाहिए तभी बन पाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर इसका होता है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लो क्यों लगाया, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और प्रोपेन क्यों लगाया, प्रोप मतलब 3 कार्बन है, और एन क्यों लगाया, क्योंकि ये अल्केन है। नामकरण समझ रहे हो कैसे रखा जा रहा है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर एक कार्बन लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, आपस में इनको जोड़ दिया कुछ इस तरीके से, सिंगल बॉन्ड है ना। तो यहाँ पर ये देखो इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड, एक ये, तो H2 2 हाइड्रोजन और लगा दिए, इधर भी 2 हाइड्रोजन और लगा दिए, बैलेंस ही पूरी होगी। देखो 1 2 बॉन्ड है, ये कार्बन देखो, इस कार्बन के लिए 1 2 2 बॉन्ड है और 2 हाइड्रोजन लगा दिए, कितने हो गए 4। इसके लिए देखो कार्बन के लिए 1 2 और 2 हाइड्रोजन लगा दिए, 4 हो गए। ये देखो कार्बन 2 हाइड्रोजन है, एक ये बॉन्ड, एक ये, 4। समझ रहे हैं? तो ये आप याद रखना। ऐसे ही आपको एक नाम दिया गया जैसे कि साइक्लोब्यूटेन। सबसे पहली चीज़, साइक्लो से आप क्या समझ रहे हो, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का। ठीक है, उसके बाद ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम है। ये आप मैंने जो प्रीफिक्सेस आपको अभी बताए थे वो याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। और एन, एन मतलब अल्केन, यस, ये भी बन जाएगा कार्बन कार्बन। साइक्लो ब्यूट, ब्यूट मतलब 4 एटम कार्बन के, तो 4 का एटम रख लो कार्बन के इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4, ये लो बन गया। अब ये देखो कार्बन के पास इधर भी 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। ये कार्बन देखो 1 2 2 बॉन्ड है ना, तो H2 ऐड कर दिया, 4 हो गए। ये तो देखो 1 2 2 है ना, तो H2 और ऐड कर दिया, इधर भी H2 ऐड कर दो इस तरीके से। तो इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, H2 ऐड क्योंकि आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि कार्बन को 4 बैलेंसी होती है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो एक तो इधर से मिल रहा है इसको, एक इधर से मिल रहा है, और 2 हाइड्रोजन से मिल जाएंगे। हाइड्रोजन से फ्री में नहीं मिलेंगे, हाइड्रोजन भी अपना पूरा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेंजीन। एरोमेटिक में मैंने आपको बताया था बेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी याद रखेंगे बेंजीन का, C6H6। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सबसे अलग है थोड़ा सा, तो इसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। C6 6 कार्बन यहाँ पे होते हैं, आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 6 कार्बन एटम होते हैं, और 6 हाइड्रोजन भी होते हैं। तो सभी कार्बन में एक एक हाइड्रोजन लगा दो सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से सभी में हाइड्रोजन लगा दो, लग गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो बॉन्डिंग कैसे होती है कार्बन कार्बन के बीच में। सबसे पहले डबल बॉन्ड लगाओ, कोई भी 2 कार्बन पकड़ लो, उनके बीच में डबल बॉन्ड लगाओ, उसके नेक्स्ट वाले में सिंगल लगाओ, फिर डबल बॉन्ड लगाओ, फिर सिंगल बॉन्ड लगाओ, फिर डबल बॉन्ड लगाओ।
ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है, पहले डबल बॉन्ड लगाओ, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, इस तरीके से। इसको बोलते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड। पहले सिंगल लगाओ, फिर डबल लगाओ, फिर सिंगल लगाओ, फिर डबल लगाओ। ठीक है। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनेंगे आई डोंट नो, यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, ये बाई मिस्टेक हो गया है। ओके जी, समझ गए। तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखना बहुत। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है फंक्शनल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है IUPAC में। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा अभी तक दो कार्बन है ना, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन 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 ऐड कर दिया है। ठीक है। अगर मान लो एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दिया, देन ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन की जगह आपने कोई एक दूसरी चीज़ लगा दी, वो फंक्शनल ग्रुप में आता है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप्स की डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफाइंड एज स्पेसिफिक एटम या ग्रुप ऑफ एटम। एक एटम चेंज कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, या फिर आयंस को चेंज कर सकते हैं, विच आर पार्ट ऑफ आ लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन। बताया ना, ये देखो हाइड्रोजन चेन है ना लाइफ, उसमें आपने यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया, तो लार्जर हाइड्रोकार्बन चेन एंड इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड डिसाइड केमिकल। मतलब ये जैसे कि कार्बन कार्बन की चेन है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड किया, बता अगर आपने यहाँ पे क्लोरीन ऐड कर दिया हाइड्रोजन जगह, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये जो अलग से तुमने लगाया है, ये डिसाइड करेगा, ये जो भी बना होगा स्ट्रक्चर, जो भी कंपाउंड होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ फंक्शनल ग्रुप दिए गए हैं, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर हेटेरो एटम फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। जैसे फर्स्ट है हमारा क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, ये इनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। कौन सा ये, हेलो क्लोरो ब्रोमो। ठीक है। ये अगर आपने कहीं पे भी Cl ऐड कर दिया या फिर Br ब्रोमाइन Br ऐड कर दिया, ये कौन सा है, हेलो फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। तो Cl हो जाएगा क्लोरो, Br हो जाएगा ब्रोमो। ठीक है। सब्सटीट्यूट फॉर हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम की जगह ऐड कर दिया। अभी क्या, अभी प्रैक्टिकली आपको आगे पता चलेगा। ठीक है। बने रहना बस वीडियो में, ये याद करने वाली चीज़ें सारी। नेक्स्ट ऑक्सीजन। ठीक है। ऑक्सीजन में बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, इसका क्या होता है फॉर्मूला OH। ठीक है। हाइड्रोजन को हटा के आपने OH लगा दिया सिंगल बॉन्ड से। एल्डिहाइड, इसमें क्या है, आपने कार्बन चेन की लास्ट में डबल बॉन्ड O लगा दिया। ठीक है। नीचे ये हाइड्रोजन लगाया इस तरीके से। ओके। अब ये एल्डिहाइड हो गया। कीटोन की बात करी जाए, एल्डिहाइड और कीटोन ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाते हैं हम। बट कीटोन में क्या है, कार्बन चेन के बीच में लगाते हैं। हमारे पास 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम। ठीक है। कीटोन क्या होगा, अगर यहाँ पे बीच में मैं डबल बॉन्ड O लगा दूं, बाकी सब जगह हाइड्रोजन लगा दूं मैं, तो ये हो जाएगा कीटोन। और अगर मान लो ये हैं 3 कार्बन एटम की चेन, ठीक है, लास्ट में मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा दूं लास्ट वाले कार्बन में, ठीक है, लास्ट में, तो वो हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है। आगे अभी आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा। फोर्थ है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। कार्बन की लास्ट में हम डबल बॉन्ड O लगा दें और OH लगा दें कुछ इस तरीके से, देन ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इनका नामकरण देख लो क्या कैसे होगा। अगर हेलोजन ग्रुप का कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, तो क्या होगा, प्रीफिक्स क्या लागो, प्रीफिक्स मतलब शुरुआत में क्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो। ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे लास्ट में हमने क्लोरीन ऐड कर दिया हाइड्रोजन हटा के, तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स। क्लोरीन लगाना तो क्लोरो, तो हमने क्लोरो लगा दिया। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, तो N, क्लोरोप्रोपेन, इस तरीके से इसका नाम हो गया। सेकंड एल्कोहल। एल्कोहल में जो एल्कोहल में लगता है सफिक्स, सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में, वो होता है ओल। ठीक है। अल्कोहल में ओल लगता है लास्ट में। ठीक है। सफिक्स है, सफिक्स मतलब लास्ट में, प्रीफिक्स मतलब शुरुआत में। ठीक है। तो ये देखो, ये 3 कार्बन की चेन दी गई है, सिंगल बॉन्ड है सब में, और लास्ट में OH लगा दिया, मतलब ये अल्कोहल फैमिली से आ गया। अल्कोहल में हमें पता है सफिक्स लगता है, लास्ट में लगता है ऑल। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो शुरुआत में हम क्या करेंगे, कार्बन गिनेंगे 1 2 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रोप, तो मैंने कहा प्रोप कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, एल्कोहल है तो लास्ट में E हटा के हमने OL लगा दिया, तो ये बन गया हमारा प्रोपेनॉल। ठीक है, समझ गए। थर्ड देखो यहाँ पर एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में देखो ऑक्सीजन सबसे लास्ट में लगेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सबसे लास्ट में लगेगा, और कीटोन में बीच में लगेगा, ध्यान रखना। तो एल्डिहाइड में सफिक्स लगता है आल, आल, एल्कोहल में ऑल लग रहा था लास्ट में, एल्डिहाइड में सफिक्स लगेगा आल, लास्ट में आल। ठीक है। तो ये देखो 3 कार्बन की चेन यहाँ पर दी गई है, 3 कार्बन है, मतलब यहाँ पे हमने एक चीज़ ध्यान हो गया, यहाँ पे प्रोप PROP 3 कार्बन है। ओके। सिंगल बॉन्ड है प्रोपान AN। ठीक है। अब E देखो, ये बेसिकली वैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, प्रोपेन। ठीक है। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन ना लगा हो तो ये डबल बॉन्ड, तो हम प्रोपेन लिख देते हैं, बट यहाँ पर डबल बॉन्ड O लगाए, लास्ट में लगाए, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप में आ गया, मतलब हमें सफिक्स क्या लगाना है, L, तो ये E को हटा के हम लगा देंगे AL। ठीक है। तो ये बनेगा प्रोपानॉल। ठीक है, जो भी बोलो। फोर्थ हमारा कीटोन। कीटोन भी वही है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के लगा दें कहीं बीच में, इसमें सफिक्स लगता है ऑन, E को हटा के लगता है ऑन, ऑन। 3 कार्बन है ना,
तो 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया हमारा प्रोपेन। ठीक है, बट यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा है बीच में हाइड्रोजन की जगह, तो ये क्या हो गया प्रोपेनॉन। तो क्या हो जाएगा प्रोपेनॉन। ठीक है, ई को हटा के ओ एन ही लगा दिए प्रोपेनॉन, क्योंकि कीटोन ग्रुप से आया था। ऐसे ही देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इसमें सफिक्स लगता है ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, जहाँ पे भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लगा मिल जाए, ठीक है, वहाँ पर आप ओइक एसिड लगा देंगे लास्ट में। जैसे कि ये देखो कार्बन की तीन कार्बन की है ना चेन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, 3 के लिए क्या यूज होता है प्रोप। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो ए एन लगा दिया हमने, अभी ई नहीं लगाया, ई हटा के हम क्या लगाएंगे ओइक एसिड। क्यों, देखो डबल बॉन्ड ओ और ओ एच लगाए लास्ट में, मतलब हमने पढ़ा है कि भैया ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से आ गया, मतलब हमें यहाँ पे ओइक एसिड लास्ट में ऐड करना पड़ेगा और एसिड। तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन गया प्रोपेनोइक एसिड। क्यों बन गया समझ गए। 6 सिंगल बॉन्ड अल्केन, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से देख लो एक बार। अल्केन में सफिक्स लगता है शुरुआत लास्ट में एन। ठीक है, 3 कार्बन एटम है, सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये अल्केन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो 3 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, अल्केन फैमिली से बिलोंग करते हैं, एन हो गया। डबल बॉन्ड अल्कीन, अल्कीन में होते हैं डबल बॉन्ड, इसमें सफिक्स लगता है इन। ठीक है, ये देखो 3 कार्बन एटम है, ये देखो ये जगह डबल बॉन्ड लगा है यहाँ पर, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, 3 कार्बन एटम है, तो सबसे पहले प्रोप लगा दिया। अब एन लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन क्यों, डबल बॉन्ड है ना एक जगह, तो ये अल्कीन से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे हो गया प्रोपीन। एक और देखो ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। ठीक है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ये देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, ये देखो ये ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं यहाँ पर, ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं। ठीक है, 3 कार्बन एटम है तो प्रोप, 3 बॉन्ड कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगे हैं एक जगह, अल्काइन फैमिली से बिलोंग करता है, ये हो गया हमारा प्रोपाइन। ठीक है, इस तरीके से इनका नामकरण होता है, समझ गए हो गया ये बात। अब थोड़ा सा एडवांस IUPAC नॉमेनक्लेचर देख लो। जैसे कि ये कार्बन दिए गए हैं टोटल 8 कार्बन एटम है, आप टोटल गिन सकते हैं। ठीक है, टोटल 8 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये टोटल 8 कार्बन एटम है और इधर हाइड्रोजन 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 हर जगह हम ऐड कर देंगे, सिंगल बॉन्ड है सारे। ठीक है, अल्केन फैमिली से हो गए। अब मान लो जैसे कि मैं यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर दूँ, कहाँ पर 1 2 3 थर्ड वाले कार्बन एटम पर मैंने यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर दिया, बाकी सभी जगह हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया। ठीक है, तो अभी इसका नाम क्या रखा जाएगा, बताओ क्या नाम रखा जाएगा अभी के टाइम पे। सबसे पहली चीज़ ये है, एक रूल होता है, देखो यहाँ पर थर्ड नंबर पे लगा है ये क्लोरीन, तो यहाँ से गिनो 1 2 3 1 2 3, थर्ड नंबर पे आ गया। अगर इधर से गिनोगे तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 हो रहा है, यहाँ से 3 हो रहा है। तो पास जो नंबर कम होता है जिस साइड से, वही हम यूज करते हैं। इधर से हमें सही पड़ रहा है ना 1 2 3, इधर से कम पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नंबर लिखेंगे, कितने नंबर पर लगा है क्लोरीन 3, तो हमने लिख दिया 3। ठीक है, क्या लगा है यहाँ पर, उसके बाद हम डेस्क लगा देंगे, डेस्क। ठीक है, उसके बाद क्या लगा है यहाँ पर, क्लोरीन लगा है थर्ड नंबर पे, तो क्लोरीन के लिए क्या यूज करते हैं क्लोरो, तो हमने लिख दिया क्लोरो। ठीक है, यहाँ पर कार्बन कितने हैं 8 के लिए क्या यूज करते हैं हम वर्ड ऑक्ट, तो ये हो गया क्लोरो ऑक्टेन। ऑक्टेन क्यों यूज किया, सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। अब यहाँ पर थोड़ा सा और इसको एडवांस करें हम। अब जैसे कि मान लो यहाँ तो क्लोरीन लगाई है थर्ड नंबर पे, बट मैं क्या करता हूँ सेकेंड नंबर पे ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन हटा के मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया। अब बताओ इसका नाम क्या होगा। ठीक है, इधर से तो हम गिनेंगे नहीं क्योंकि यहाँ से पास पड़ रहा है क्लोरीन, तो यहीं से हम ऐड करेंगे 1 2 3। दूसरे नंबर पे भी है, तीसरे नंबर पे सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 2। ठीक है, ओके 2 लिख दिया, उसके बाद 3 नंबर पर है। ठीक है, तो कॉमा लगा के हम 3 लिख देंगे। अगर 3 जगह 4 पे होता तो क्या करते 2,4। समझ रहे हैं। उसके बाद डेस्क, आगे कुछ लगा नहीं है और कहीं कुछ सभी जगह हाइड्रोजन, तो डेस्क लगाया। अब क्लोरीन 2 है यहाँ पर, सेम है, तो यहाँ पर डाई, 2 के लिए यूज होता है डाई, 3 के लिए ट्राई। ठीक है, क्लोरीन है ना, क्लोरीन का क्या हो जाता है क्लोरो, तो ये हो गया क्लोरो। 8 है कार्बन तो हो गया ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो हो गया ऑक्टेन, 2,3 डाई क्लोरो ऑक्टेन। ठीक है, IUPAC बहुत इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा IUPAC में आप टाइम देना, यूट्यूब पर और भी वीडियोस देख लेना, मैं आपसे सजेस्ट करूंगा यही चीज़ सही रहेगा, क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। उसके अलावा अगर मान लो ये हमारे पास 8 कार्बन एटम है, ठीक है 8 कार्बन एटम है और हर जगह हाइड्रोजन ऐड है। ठीक है, अब आप मान लो अभी तो हमने क्या किया था, अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें हमने लेफ्ट साइड इधर साइड से क्लोरीन ऐड किया था, एक ये एक इधर साइड 2 और 3। और अगर मान लो ये कार्बन एटम है यहाँ पर, ये इस जगह तो हाइड्रोजन है, देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, बट मैं राइट साइड से आके एक तो यहाँ पर मैं सेकंड कार्बन पर एक क्लोरीन लगा दूं और एक थर्ड पर लगा दूं, तब क्या नाम होगा।
आप लोग सोचोगे 1 2 3 4 5 6 6,7 और वही डाई क्लोरोक्टेन। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने कहा ना, सबसे पास में जहाँ से हमें पड़ता है वहाँ से हम काउंट करते हैं। जैसे यहाँ से 1 2 3 4 5, मतलब 5 से आगे जा रहा है 6 7, है ना। यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3, मतलब सेकंड और थर्ड पे आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे 2,3 डाई क्लोरो ऑक्टेन नेम सेम रहेगा। जहाँ से पास पड़ता है वहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से हम नंबर लिखते हैं 2,3। ठीक है, ओके, आई होप यू गॉट इट। जहाँ से पास पड़ता है वहाँ से गिनते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड से पास पड़ रहा था क्लोरीन, तो यहाँ से हमने 2,3 ऐसे लिखा था। यहाँ से राइट साइड से पास पड़ रहा है, लेफ्ट साइड से बहुत दूर पड़ रहा है, देन हम यहाँ से 2,3 लिखते हैं, नाम सेम रहेगा। अच्छा, नामकरण में एक अल्फाबेटिकल रूल और होता है। अभी तो हमने क्लोरीन क्लोरीन सेम ऐड किया तो डाई यूज कर दिया था। मान लो हो सकता है एक जगह ब्रोमीन हो, मान लो एक जगह Br हो, एक जगह Cl क्लोरीन हो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर अल्फाबेटिकल रूल फॉलो होता है। मान लो इधर राइट साइड से 1 2 3, यहाँ पर मान लो सभी जगह हाइड्रोजन है, तो ये 8 कार्बन की चेन है। ठीक है, राइट साइड से यहाँ पर देखो सभी जगह हाइड्रोजन, बस यहाँ पर हमने ब्रोमीन और क्लोरीन ऐड कर दिया। राइट, ओके ब्रदर। अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से लेफ्ट साइड से गिनते 1 2 3 4 5 6। ओ 6 जगह है ब्रोमीन। नहीं 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 नहीं, यहाँ से बहुत लंबा पड़ रहा है। यहाँ से गिन के देखते 1 2, ओ 2 पे, ये 3 पे, तो ये सही रहेगा। ठीक है, एक है 2 पर, एक है 3 पे। अब यहाँ पर पहले हम क्लोरीन का नाम लिखेंगे या ब्रोमीन? बताओ किसका नाम पहले, क्लोरो पहले लिखें या ब्रोमो पहले लिखें? हाँ, क्या लिखें? आप सोचोगे 1 2, पहले दूसरी जगह पे यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम क्लोरो लिख देते हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं, बट ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर रूल फॉलो होता है अल्फाबेटिकल रूल। जैसे यहाँ पे A B C D ये रूल फॉलो होता है। ठीक है, जैसे बी, ये स्टार्ट हो रहा है बी से, ये स्टार्ट हो रहा है सी से, तो बी पहले आता है सी बाद में आता है। तो यहाँ पर हम पहले बी वाला लिखेंगे, ये वाला, भले ये तीसरे नंबर पे है तब भी। तो उससे पहले हम लिखेंगे कौन सी जगह पे है, 3। उसके बाद टेस्क, Br है ना, मतलब ब्रोमो। अब बी के बाद आता है सी। ठीक है, सी बाद में आता है, तो सी वाला बाद में लिखा जाएगा, ये क्लोरो वाला। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेस्क लगाया, ये कौन सी क्लोरीन, अब क्लोरीन की बारी, ये कौन सी जगह पे, सेकंड डेस्क लगाया, ये क्या है, क्लोरो हो गया, वेरी गुड। अब हमें लिखना है यहाँ पर ये टोटल कितने हैं, 8 के लिए यूज होता है ऑक्ट, और सिंगल बॉन्ड है मतलब ऑक्टेन। ठीक है, तो ये हो गया 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ऑक्टेन। तो ये भी अल्फाबेटिकल रूल भी आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से ये देखो यहाँ पे भी 8 कार्बन की चेन है और सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 2 जगह OH लगा है। ठीक है, ऐसे जहाँ पर लगा होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, एल्कोहल फैमिली से। ठीक है, अभी फंक्शनल ग्रुप में आपने पढ़ा था, याद करना जरूरी है। ठीक है, तो ये एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने कहा ओके, सेम है दोनों, हाँ सेम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अल्फाबेटिकल रूल फॉलो होगा, नहीं होगा क्योंकि सेम ही है दोनों। यहाँ पर क्या फॉलो होगा, देखते हैं। लेफ्ट साइड से अगर हम काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, यहाँ तक काउंट करते 1 2 3, यहाँ पे 2 पे और 3 पर है, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे राइट साइड से, क्योंकि यहाँ से हमें पास पड़ रहा है। ठीक है, तो सेम है यहाँ पर अल्फाबेटिकल रूल वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड पे सबसे पहले हुए तो 2, उसके बाद कहाँ पर है, थर्ड नंबर पे, तो कोमा लगा के 3 लिख दिया। फोर्थ पे होता तो 2,4 हो जाता। उसका डैश लगाया, 2 है ना और सेम है, मतलब डाई। ठीक है, ये 8 हैं टोटल कार्बन, तो ऑक्ट लगा दिया। ठीक है, अब आपको तो पता ही है भैया कि यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप है, सफिक्स हम क्या लगाते हैं लास्ट में, ऑल, तो ऑक्टानॉल, ऑक्टे क्यों लगाया हमने, ऑक्ट क्यों लगाया, क्योंकि 8 कार्बन है इसलिए हमने ऑक्ट लगा दिया। AN क्यों लगाया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड मतलब अल्केन है। और OL लास्ट में क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। अब ऑक्सलिक एसिड का एग्जांपल दिया गया, ये देखो 8 कार्बन एटम की चेन है, सिंगल बॉन्ड है हर जगह। ये देखो बीच में डबल बॉन्ड O लगा है, इधर OH लगा है, ये हो गया COOH, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से ये बिलोंग करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर कोई बिलोंग करता है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, देन वहाँ पर हम क्या करते हैं, बताओ बेटा क्या करते हैं वहाँ पर भैया हम ये करते हैं, लास्ट में सफिक्स लगता है ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम इसका नामकरण कर देते हैं। कार्बन कितने हैं यहाँ पर टोटल 8, तो ये हो गया ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में, हाँ जी सिंगल है, तो AN लगा दिया हमने। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, तो ठीक है ओइक एसिड लगा दो, तो ये बन गया हमारा ऑक्टेनोइक एसिड। ठीक है समझ गए, इस तरीके से।
एक और एक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, यहाँ पर भी 8 कार्बन, सभी में 8 कार्बन ही मैंने ले रखे हैं इसमें, ठीक है। मान लो यहाँ पर दो जगह CH3 लगा दिया हमने। CH3 होता है बेसिकली मिथाइल, ध्यान रखना यार, CH3 मिथाइल, याद कर लो ये चीज़, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर 8 कार्बन एटम है, हर जगह कार्बन लगा, बट यहाँ पर CH3 और CH3 ऐड है। इधर से गिनो 1 2 3 4 5, पाँचवीं जगह लगा है। इधर से गिन के देखते 1 2 3, यहाँ से 3 और 4 पास पड़ रहा है, 1 2 3, एक 3 एक 4, यहाँ से 1 2 3 4, ओ 5 लंबा, इधर से सही पड़ रहा है, तो इधर ही से हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जगह किस जगह ऐड है, यहाँ पे 3rd नंबर पे, तो हमने 3rd नंबर डाल दिया। दूसरी जगह ऐड है 4 नंबर, कॉमा लगा के 4, डेस्क 2 है ना, सेम है तो डाई लगा दिया। क्या है ये, मिथाइल, मिथाइल ग्रुप है ना, तो यहाँ पे हमने मिथाइल लिख दिया। ओके ओके, उसके बाद यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, 8, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड लगा है सबके बीच में, एल्केन्स हैं तो ऑक्टेन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से नामकरण होता है कार्बन के एटम्स का। नाउ नेक्स्ट हमको पढ़ना है होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, बहुत इजी है, ध्यान से समझना। पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, मैं आपको अपनी भाषा में बताऊंगा बहुत इजी तरीके से। अ होमोलॉगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ग्रुप होता है, ठीक है, समझ गए। हैविंग सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इनका सेम होता है, जो डिजाइन होता है तो वही सजाना, सेम स्ट्रक्चर होता है, एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती हैं, ठीक है। इन विच सक्सेसिव कंपाउंड ग्रुप डिफर बाई CH2 ग्रुप, ठीक है। इनका जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा, जैसे ये एक है ये दूसरा है, तो इन दोनों के बीच में CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। अरे भैया प्रैक्टिकली देख लो, डेफिनेशन इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। एग्जांपल देखो, होमोलॉगस सीरीज, जैसे एल्केन सीरीज होती ना, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये अपने आप में एक होमोलॉगस सीरीज है। एल्कीन अपने आप में एक होमोलॉगस सीरीज है। एल्काइन ये अपने आप में एक होमोलॉगस पूरी की पूरी सीरीज है। एल्डिहाइड्स अपने आप में एक पूरी होमोलॉगस सीरीज है, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकली देख लो भैया, देखो ये पूरी एल्केन सीरीज मैंने लिखी है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। इनका फॉर्मूला भी लिखा CH4 C2H6 C3H8 C4H। अब इनका चेक कर लो डिफरेंस भैया, मीथेन है हमारा CH4 और इथेन है हमारा C2H6, यही है ना इसका सक्सेसिव कंपाउंड अल्केन का। अब डिफरेंस चेक करो इनके बीच में कितना है, कितना है देखो, CH2 है ना, देखो एक कार्बन का डिफरेंस है यहाँ पे, देखो इन दोनों के बीच में, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पर 2 है, कितने का डिफरेंस है, 1, ठीक है। कार्बन 1 का डिफरेंस है। हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, तो 6 - 4 कितना आया, 2 आ गया ना। तो हाइड्रोजन का कितना डिफरेंस है, 2, मतलब कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, तो 1 तो हम लिखते नहीं है, CH2 लिख सकते हैं नॉर्मली, तो CH2 का देखो डिफरेंस है। ऐसे यहाँ पर देख लो आप, प्रोपेन और इथेन में 3 - 2 1, 8 - 6 2, ये देख लो ब्यूटोन और प्रोपेन, ये अपने आप में सक्सेसिव है ना, सक्सेसिव कंपाउंड। तो देखो यहाँ पर 10 में से हट गई 2, ठीक है, तो हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया 2, कार्बन में से 4 में से 3 गई, यहाँ 4 यहाँ 3 है, तो कितना हो गया कार्बन, CH2 डिफरेंस है ना। ऐसी अल्कीन में आप कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे भी CH2 डिफरेंस मिलेगा, अल्काइन में भी CH2 डिफरेंस मिलेगा। अपने आप में ये एक होमोलॉगस सीरीज, पर किसी को होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं, जो भी अभी तक पढ़ा तुमने कार्बन एंड कंपाउंड में, सभी के सभी होमोलॉगस सीरीज हैं, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, 2 पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक या कहें तो कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनिक या कार्बन कंपाउंड्स एक ही बात होती है। अब यहाँ पर मान लो ये एक पूरी, यहाँ पर मान लो एक कार्बन की चेन है, जिस पर ये फंक्शनल ग्रुप Cl अलग से लगाया हुआ है। अब भाई सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ध्यान से सुनना। जो ये कार्बन की पूरी चेन है, ये अलग पार्ट है, और ये क्लोरीन एक अलग से जो फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये अलग पार्ट हो जाता है। 2 पार्ट होते हैं कार्बन कंपाउंड के, ठीक है। एक कार्बन चेन होती है, एक फंक्शनल ग्रुप होता है, दोनों अलग होते हैं, ठीक है। जो ये कार्बन की पूरी चेन होती है, ये डिसाइड करती है फिजिकल प्रॉपर्टी, बाहर से दिखने में कैसा होगा चीज़, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा, ठीक है। आप दिखने में कैसे दिखते हो, है ना, वो आपका चेहरा, आपके बाल कैसे, वो सारी डिसाइड करता है, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ये क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर कोई चीज़ अलग से लगाते हैं, ठीक है, ये डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टी, आप अंदर से कैसे होगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कार्बन चेन होती है, जो अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड है तो वो पार्ट अलग होता है, और वो डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, और कार्बन का पार्ट अलग होता है, वो डिसाइड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कीप दिस इन योर माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की हैं 2-4, पढ़ लेना, रटने वाली है मेनली, मैं सच बताऊं तो कुछ साथ समझने वाली है नहीं, बट मैं समझाता हूँ, आपको याद हो जाएगा, साथ में याद करेंगे। फर्स्ट है हमारी कंबशन, ठीक है। कंबशन क्या होती है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज दे बर्न इन एयर रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट एंड एनर्जी। कार्बन होता है और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, इसको एज अ फ्यूल, ईंधन
एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? फ्यूल हम इसलिए यूज़ किस लिए करते हैं? हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं ना। हाँ, तो कार्बन और इसके कंपाउंड है बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करते हैं, जिस कारण से हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। यहाँ पर दो इक्वेशन है, दोनों कार्बन की है, यहाँ पर कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो CO2 निकला, साथ में हीट एंड लाइट निकला। ठीक है, CH4 प्लस O2, ये भी कार्बन का कंपाउंड ही है ना, CH4 मीथेन। यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकला, हीट एंड लाइट। अरे यही तो हीट एनर्जी चाहिए हमको, लाइट एनर्जी मिल गई हमें, इसलिए इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ध्यान रखेंगे। ओके, अब यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, ठीक है, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, जनरली बर्न्ड इन एयर विद ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम। ठीक है, जितने भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं ये एयर में जलते हैं और ब्लू एंड नॉन शूटिंग फ्लेम के साथ जलते हैं। अब सेकंड पॉइंट यहाँ पे पढ़ो, उसके बाद मैं आपको मतलब बताता हूँ। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न्स इन एयर विद येलो शूटिंग फ्लेम। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अल्कीन एंड अल्काइन डुअल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनमें, ठीक है, वो येलो शूटिंग फ्लेम के साथ बर्न करते हैं। क्यों? बिकॉज परसेंटेज ऑफ कार्बन इज हायर देन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन की संख्या कम होती है, हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिए। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, ये हो गया हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि नॉन शूटिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है, ब्लू एंड नॉन शूटिंग फ्लेम। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो शूटिंग फ्लेम के साथ बर्न करता है क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, विच डज नॉट गेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। अब देखना, यहाँ पर मैं आपको एक बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये तो मैंने बना दिया एक सैचुरेटेड का। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन का मैं बनाता हूँ एक डुअल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड का। ये देखो डबल बॉन्ड बना दिया यहाँ पे। तो यहाँ पर 1 2 2 हाइड्रोजन चाहिए केवल इसको, तो ये लो 2 हाइड्रोजन हम प्रोवाइड करा देते हैं। करा दिए। अब कैलकुलेट करो, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कितनी 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर उतने ही में हाइड्रोजन कम है, यहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ पर मतलब कहने का मतलब सीधा से यहाँ पे कार्बन ज़्यादा हो जाएगा ना फिर। तो इसीलिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं येलो शूटिंग फ्लेम के साथ बर्न करते हैं क्योंकि इनमें कार्बन ज़्यादा होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये चीज़, ये पॉल्यूशन भी ज़्यादा करते हैं, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पॉल्यूशन कम करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ज़्यादा यूज करने चाहिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कम यूज करने चाहिए। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कम पॉल्यूशन करते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, रीजन मैंने बता दिया क्यों करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमको पढ़नी है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वही चीज़, ऑक्सीजन ऐड कर दो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ है भैया, कार्बन कंपाउंड में क्यों पढ़नी है हमको? देखो, एल्कोहल्स जो होते हैं उनको आप कन्वर्ट कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा? या तो एल्कलाइन KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर लो, या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है, K2Cr2O7, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला। ठीक है, तो एल्कोहल्स को आप कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। कैसे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन करके। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए हमको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप क्या यूज करोगे? या तो एल्कलाइन KMnO4 यूज करोगे या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ये यूज करोगे। तो इससे क्या होगा, एल्कोहल आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसकी इक्वेशन भी देख लो जो आपने पढ़ी। ये देखो, ये हमारा एक इथेनॉल है, OL लगा है, इसका मतलब एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। और वही लिखी देखो एल्कोहल, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये कन्वर्ट किस में हो गया फाइनली, इथेनोइक एसिड। ओइक एसिड लगा है, ओइक मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का है। कैसे हुआ? वही चीज़, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा दी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने क्या यूज किया, या तो एल्कलाइन KMnO4 यूज कर लिया, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन यू कन्वर्ट एल्कोहल्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, याद रखना, और ये इक्वेशन भी आपको लिखनी पड़ सकती है, तो इसलिए इसको याद कर लें और ये तरीका याद कर लें जो भी मैंने आपको बताया, एल्कोहल को कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, यही होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से होगा। बेसिकली एडिशन रिएक्शन का यूज क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए एडिशन रिएक्शन यूज होती है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। What is the use of addition reaction? To convert unsaturated hydrocarbon into saturated hydrocarbon. ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, उससे पहले ये पढ़ो। फॉर कन्वर्टिंग ऑयल इनटू फैट्स दिस रिएक्शन इज यूज्ड। ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी है अभी मैं इसको समझाऊंगा आपको। ठीक है, ये रिएक्शन किस में यूज होती है, इसका प्रैक्टिकल यूज देखा जाए तो ऑयल्स को फैट में कन्वर्ट करने के लिए ये रिएक्शन यूज होती है।
ठीक है। अब ऑयल में होता क्या बेसिकली, तब फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, हाइड्रोजन ऐड कर दिया जाता है ऑयल्स में, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही चीज लिखी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑयल। अब देखो भैया ये रिएक्शन जो ऊपर दी गई केस में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है कि नहीं, हमने तो यही पढ़ा हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, बट हाइड्रोजन दी जा रही है। देखते हैं, ये देखो सी डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड का कनेक्टेड है। अब यहाँ पर देखो हमने एक निकल कैटलिस्ट यूज कर लिया, हाइड्रोजनेशन हो रहा है, ठीक है ओके। अब देखो यहाँ पर फाइनली पहले 2 कार्बन थे, अभी भी 2 कार्बन है, पहले डबल बॉन्ड थे, डबल बॉन्ड में क्या हुआ, ये जो एक बॉन्ड था इसको ब्रेक कर दिया गया, तोड़ डाला, सिंगल बॉन्ड रह गया हाइड्रोजन में, ठीक है। 2 बॉन्ड थे, फिर लास्ट में एक बॉन्ड रह गया, एक बॉन्ड को तोड़ दिया गया और तोड़ के क्या ऐड कर दिया गया, हाइड्रोजन। ये देखो यहाँ पर बॉन्ड को ब्रेक करके हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब हाइड्रोजन ऐड हुए ना, हाइड्रोजनेशन हो गया, हाँ जी हो गया। एडिशन रिएक्शन में समझ गए क्या होता है, समझ गए। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। कैसे हाइड्रोजन ऐड हुई, हवा में तो हो नहीं जाएगी, यहाँ से ये जो था बॉन्ड इसको ब्रेक कर दिया गया, सिंगल बना दिया गया और हाइड्रोजन ऐड कर दिया गया। ध्यान रखेंगे एडिशन रिएक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भैया बहुत ईजी है। सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक चीज को उठा के दूसरी जगह पे ऐड कर देना, जैसे CH4 + Cl2, ये रिएक्शन होती है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो CH4 था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दी गई तो CH3 रह गया, ठीक है। एक क्लोरीन और एक क्लोरीन के साथ ही अटैच होगी, CH3Cl, यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुई, एक क्लोरीन के साथ अटैच हुई। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन जो निकला वो जाके यहाँ पर ऐड हो गया जगह एक क्लोरीन के साथ, तो HCl बन गया। तो ये रिएक्शन आप याद रखेंगे, एक जगह से दूसरी जगह पे बस हमने ट्रांसफर किया और क्या, कुछ नहीं हुआ है, वही तो हुआ है। यहाँ पर CH4 था, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और एक क्लोरीन के साथ चिपक गया जाके, और एक क्लोरीन यहाँ पे चिपक गया यही सब्स्टिट्यूशन होता है, इधर से उधर उठा के रखना चीज़ों को बस। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनको हमको पढ़ना है, ठीक है, और ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है हमारा इथेनॉल, ठीक है, और सेकंड है हमारा इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लो, उसके बाद इनकी थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लो, ठीक है, एंड देन हम चैप्टर बस खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा रह गया, ठीक है। इथेनॉल का इंट्रोडक्शन ले लो भैया। एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये तो वैसे ही आप नाम ही से समझ गए, लास्ट में OL लगा है, ठीक है, और OL जहाँ पे दिख जाए समझ जाओ एल्कोहल फैमिली से वो बिलोंग करता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका C2H5OH होता है, याद रखोगे, नहीं रख पाओगे, अरे यार एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करो, ठीक है, एक बार अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो और बताओ भैया आपको पता है इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, C2H5OH होता है। जाके अपनी मम्मी को बताओ, अपने पापा को बताओ याद हो जाएगा गारंटी से, ठीक है। थर्ड, सोल्यूबल इन वाटर, पानी में घुल जाता है इथेनॉल, ठीक है, सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, वोलेटाइल लिक्विड होता है। वोलेटाइल लिक्विड मतलब बहुत जल्दी हवा में उड़ जाता है, जैसे आपने पेट्रोल सुना होगा, अगर हवा में हम खुला छोड़ दें बहुत जल्दी, है ना, तो वो हवा में उड़ जाता है बहुत जल्दी, इसलिए पेट्रोल को खुला नहीं रखते हम लोग, क्योंकि वो वोलेटाइल लिक्विड होता है। इसी तरीके से ये वोलेटाइल लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 351 केल्विन होता है। लास्ट, न्यूट्रल कंपाउंड होता है। जितने भी अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल फैमिली होती है, वो न्यूट्रल ही होती है। ओके, ये हो गई हमारी सारी प्रॉपर्टीज, याद रखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ लो और उसमें इक्वेशन याद करनी पड़ेगी भाई, मजे तो तभी आएंगे जब याद करना पड़ेगा कुछ कोई बात नहीं, ये जो इक्वेशन थी जब हम 10th में तब हमें याद नहीं होती, बट पता नहीं कैसे, जैसे 11th में आया सारी चीज़ याद हो गई थी। चलिए केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इथेनॉल की। सबसे पहले रिएक्शन में सोडियम, इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, देन क्या होता है, तो ये रिएक्शन है 2Na सोडियम के साथ रिएक्ट कर CH3CH2OH, फॉर्मूला इथेनॉल का फिर से आ गया ना, याद हो गया ना, कोई बात नहीं, गर्लफ्रेंड से बोलोगे तब हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बनता है, सोडियम इथॉक्साइड बनता है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो याद रखेंगे, सोडियम रिएक्ट किया इथेनॉल के साथ, सोडियम इथॉक्साइड बनता है, ये फॉर्मूला वगैरह सब कुछ आपको याद रखना पड़ेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर एक और इक्वेशन है, इसी में याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हाउ टू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन, इथेनॉल को इथीन में कैसे कन्वर्ट करोगे। ये क्वेश्चन जितनी भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CH3CH2OH ये हमारा इथेनॉल है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, हॉट कंसंट्रेशन H2SO4 किसका फॉर्मूला होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, किसका होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इथेनॉल में अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड मिला देंगे देन इथेनॉल इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इथीन का ये रहा फॉर्मूला, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड लगाए ना, इथीन है, हाँ जी, और साथ में वाटर मिल जाएगा आपको, याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, हाउ टू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथीन, या फिर ये क्वेश्चन ही पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। अपने दूसरे कार्बन कंपाउंड की बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड, इसका बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओइक एसिड लगा है भैया, ओइक एसिड मतलब ये कौन सी फैमिली से, ये कौन सी ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, पढ़ाता भी ओइक एसिड लग जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से बिलोंग करता है। ओके, मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज का याद रखेंगे, CH3COOH, अगेन गर्लफ्रेंड को फोन करके बोल देना। एक और फॉर्मूला बताऊं आपको इथेनोइक एसिड का, मम्मी पापा को बोलो, मम्मी पापा आपको इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला पता है, हमें तो पता है CH3COOH होता है। मम्मी, ओ भाई तुम तो बहुत होशियार हो गए, अरे होशियार हो गए, जब एक फीलिंग आएगी ना तुम्हारे ऊपर, हाँ मैं तो होशियार हूँ, अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कलरलेस, इथेनोइक एसिड तो हमारा होता है कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है, कोई कलर नहीं होता है, और इसका बहुत कड़वा टेस्ट होता है, और उसकी खुशबू कैसी होती है, विनेगर जैसी, विनेगर मतलब छिड़का, ठीक है, विनेगर आप उसमें भी डालते हो, जैसे कि आप मान लो चाउमीन
खाते हो ना उसमें भी विनेगर डलता है। तो इथेनोइक एसिड होता है ना जो, उसकी खुशबू वैसी होती है छिरका जैसी। ओके विनेगर, ठीक है, कभी टेस्ट करके देखना घर पे हो। हालांकि ये फ़ायदा नहीं करता विनेगर, नुकसान करता है, ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि मर जाओगे अगर थोड़ा सा चाख लोगे, ठीक है। नेचर का कैसा होता है, एसिडिक होता है। अरे भैया ये भी कोई बताने वाले, ऊपर दिख तो रहा है इथेनोइक एसिड, मतलब एसिडिक ही तो होगा बट तब भी मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, बैन प्योर इथेनोइक एसिड CH3COOH इथेनोइक एसिड इज फ्रीज्ड, जब इसको मतलब जमा दिया जाता है, ये जम जाता है सर्दियों के मौसम में, जब भी उसका टेम्परेचर होता है, जब जमने लायक ये जम जाता है, देन क्या होता है, इट फॉर्म्स कलरलेस आइस। ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है कलरलेस आइस, ठीक है, कलरलेस आइस मतलब बर्फ जैसा हो जाता है, बिल्कुल सॉलिड, इसलिए इसको बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। याद रखेंगे इथेनोइक एसिड को ही हम ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, क्योंकि जब बहुत कम टेम्परेचर होता है तो ये जब जम जाता है देन इसका ये कैसा दिखने लगता है कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, ठीक है, बर्फ की सीली होती है ना जो, वैसा दिखने लगता है। ओके, अब इथेनोइक एसिड की भी थोड़ी सी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लो, और बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल प्रॉपर्टीज जो मैं पढ़ा रहा हूँ, याद कर लेना भाई साहब, सीधे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हमारी एस्ट्रिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रिफिकेशन इक्वेशन, ध्यान से सुनना, मैं एनर्जी लगा रहा हूँ पूरी, ठीक है, याद करवा के छोड़ूंगा आपको, अरे नहीं छोड़ूंगा, याद आपको खुद करना पड़ेगा उसमें है हमें क्या करना, हमें तो रटी रखी है कैसे रट गई, आपको पढ़ा रहे हैं ऐसे ही, ठीक है। देखो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली एस्टर फॉर्म होता है, ठीक है। अब ये एस्टर क्या होता है भैया, बहुत अच्छी खुशबू होती है इसकी, बहुत अच्छी, कसम से, जैसे आप परफ्यूम वगैरह यूज करते हो ना, वैसी इसकी बहुत अच्छी खुशबू होती है एस्टर की। आप अपनी गर्लफ्रेंड को सुंघा दोगे ना भाई, इंप्रेस हो जाएगी आपसे मजाक कर रहा हूँ बट इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है एस्टर। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन पढ़ लो भाई, गर्लफ्रेंड को इंप्रेस करना हो यार तो उसको एस्टर सुंघाना मजाक कर रहा हूँ यार, सीरियसली मत लेना, ठीक है, मत सुंघाना, ठीक है, जस्ट एज अ फन, आप बोर ना हो इसलिए। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे, ये देखो लिखा भी, स्वीट स्मेलिंग एस्टर इज फॉर्म, स्वीट स्मेलिंग होती है, बहुत प्यारी खुशबू होती है इसकी देखो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कैसे होती है, एस्टर कैसे बनता है, CH3COOH, ये है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड रिएक्ट करता है इथेनॉल के साथ, ये इथेनॉल लिखा है CH3CH2OH, ठीक है। एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है, कैटलिस्ट मतलब वो चीज होती है जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देती है, रिएक्शन फास्ट होने लगती है। हालांकि 11th-12th में आप ऐसे भी पढ़ोगे जो कैटलिस्ट स्पीड कम कर देते हैं, बट 10th में आपको यही पढ़ना है कि कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन होगी वैसे ही हमारे पास एस्टर आ जाएगा। एस्टर का ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना पड़ेगा, CH3COOCH2CH3, यस, याद रखना है इसका फॉर्मूला, ये स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर देखो, एस्टर का ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके का, ठीक है। अगर इसको आप शॉर्ट में याद करना चाहें पूरा स्ट्रक्चर नहीं, तो ये कुछ इस तरीके का इसका फॉर्मूला होता है, CH3COOC2H5 एस्टर है, ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का लगा है, ठीक है जी, ओके बॉस। एक और इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, हमें यहीं पे पढ़नी है। जो आप साबुन यूज करते हो घर पे, हो ही नहीं सकता यूज ना करते हो, तो वही रिएक्शन पढ़ेंगे। साबुन का मॉलिक्यूल फॉर्म कैसे होगा, देखो CH3COOC2H5, ये हमारा क्या है, एस्टर है। जब इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाता है देन CH3COONA, ये हमें मिल जाता है, साथ में C2H5OH ये मिल जाता है। अब ये CH3COONA ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये हमारा सॉफ्ट मॉलिक्यूल है, साबुन, हाँ कपड़े वगैरह धुलते हो यही मॉलिक्यूल पाया जाता है। सेकंड देखो रिएक्शन विद बेस, हम इथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है अगर इथेनोइक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा देन क्या बनेगा, चैप्टर 2 में भैया पढ़ के आ रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं हमको, सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बन जाएगा। भैया ये तो हम पढ़ के आ रहे हैं चैप्टर 2 में, हल्के में ले रहे हो हमको, अरे बहुत होशियार हो भाई आप लोग, मैंने कब कहा आप लोग हल्के हो। तो देखो सेकंड रिएक्शन विद बेस, एसिड प्लस रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, चैप्टर 2 में हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पर देखो CH3COOH इथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, देन देखो CH3COONA बन गया हमारा, प्लस H2O वाटर बन गया। भैया ये तो CH3OONA बन गया, मतलब यही सॉफ्ट मॉलिक्यूल होता है, हाँ यही होता है, बट दिस इज नॉट अ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। आपको ये लग रहा होगा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पर CH3COONA बना, बट दिस इज नॉट अ सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, कीप दिस इन योर माइंड में रखना, ये सैपोनिफिकेशन रिएक्शन नहीं है। अब बस चैप्टर खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा रह गया, बस 2 टॉपिक रह गए। पहला सॉप और डिटर्जेंट के बीच में डिफरेंस जान लो, और उसके बाद क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप ये जान लो, बस उसके बाद चैप्टर खत्म। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है, सोप वर्क बेल इन सॉफ्ट वाटर, यहाँ पे सॉफ्ट वाटर होगा भैया, ठीक है, प्लीज यार नोट्स में थोड़ा सा इंप्रूव कर लेना, यहाँ पे सॉफ्ट वाटर होगा, मैं लिखना भूल गया, ठीक है। जबकि डिटर्जेंट जो होता है वो सॉफ्ट वाटर में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है और हार्ड वाटर में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत हार्श होता है,
हर्ष, वैसे हमारे नाम में भी हर्ष आता है ITO और लगा दो, हर्षित बन जाएगा, है ना। तो सोप जो होता है सॉफ्ट पानी में बहुत अच्छे से वर्क करता है, बट हार्ड वाटर में सोप अच्छे से वर्क नहीं करता है। समुद्र का पानी आप लो जिसमें बहुत ज़्यादा नमक मिलाओ, वहाँ पे सोप आपके कपड़े अच्छे से साफ नहीं कर पाएगा, डिटर्जेंट कर देगा। डिटर्जेंट पावरफुल है यार, हल्के फुल्के लोगों को तो हम उठा के फेंक देते हैं, हार्ड वाटर हो तब भी उठा के फेंक देंगे। ठीक है, तो यार यहाँ पे याद रखना सोप वर्क वेल इन सॉफ्ट वाटर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेकंड, बायोडिग्रेडेबल, सोप बायोडिग्रेडेबल होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज कर सकते हैं, जबकि डिटर्जेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं। अब डिकम्पोज क्या होता है सब कुछ पढ़ा होगा बायोलॉजी में। ठीक है। थर्ड, रिलेटिव वीक क्लींजिंग एजेंट, सोप होता है थोड़ा वीक क्लींजिंग एजेंट होता है, मतलब इस ज़्यादा मतलब गहराई से अच्छे से सफाई नहीं कर पाता है, जबकि डिटर्जेंट होता है स्ट्रॉन्ग क्लींजिंग एजेंट होता है, मतलब बिल्कुल साफ कर देता है, कपड़े को चमका देता है। नेक्स्ट ये पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट थोड़ा सा पढ़ दो। दे आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, एन सोडियम के पोटेशियम, ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। डिटर्जेंट लॉन्ग चेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका बना हुआ होता है, ये इसका बना होता है, थोड़ा सा चाहो तो याद कर लो वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर अपने, वो है एक्शन ऑफ सोप। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ केमिस्ट्री आपकी खत्म हो जाएगी पूरी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वो चैप्टर आपका हट चुका है सिलेबस से। ठीक है, देखो भैया साबुन कैसे सफाई करता है कपड़ों की, आप समझ जाओ आज। ठीक है, साबुन रगड़ते हो कपड़े साफ हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं अंदर की बात समझेंगे। सबसे पहली चीज़ सोप मॉलिक्यूल होता है, सोप मॉलिक्यूल यही CH3COONA अभी पढ़ा था हमने। सोप मॉलिक्यूल में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आयनिक पार्ट, ठीक है, दूसरा होता है लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, जो आयनिक पार्ट होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। भाई हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है इसको पानी बहुत पसंद होता है, ये पानी से बहुत चिपकता है। लड़कों को लड़कियां पसंद होती है, लड़कियों को लड़का पसंद होता है हाइड्रोफिलिक को पानी बहुत पसंद होता है। वहीं हाइड्रोफोबिक, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन जो चेन होती है हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या? पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता है इनको, वाटर से दूर भागते हैं ये, हाँ बिल्कुल पानी पसंद नहीं है, डर लगता है पानी से। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, ये हमारा होता है सोप मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। भैया ये बता दो इसमें आयनिक पार्ट कौन सा है और कार्बन, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन कौन सा है? ये जो सोडियम आप देख रहे हो ये हमारा आयनिक पार्ट, ठीक है, ये है हाइड्रोफिलिक, ये पानी के पास जाता है, बहुत पानी से प्यार करता है, पसंद है। ठीक है, ये CH3COO ये देख रहे हो, ये है हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, जिसको कि पानी बिल्कुल पसंद नहीं है, पानी से दूर भागता है। अब देखो पानी कैसे सफाई होती है, ध्यान से देखना। तो ये यहाँ पर देखो ये पार्ट दिया गया है, एक हाइड्रोफिलिक एंड होता है हमारे सोप मॉलिक्यूल में, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। ठीक है, यही चीज़ लिखा है, हाइड्रोफिलिक वाटर लवर होता है और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो वाटर हेटर होता है, पानी बिल्कुल पसंद नहीं होता, उसको दूर भागता है। ठीक है, ये सोडियम Na जो दिया गया है ये पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक एंड, और CH3COO ये वाटर हेटर होता है हाइड्रोफोबिक एंड, CH3COO। अब भैया यहाँ पर जो थ्योरी लिखी है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इसी से समझ में आ जाएगा कैसे कपड़े साफ होते हैं। ध्यान से पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर, तो ज़्यादातर जो दाग धब्बे क्या बोलते हैं, तो मोस्टली जो दाग धब्बे होते हैं, धब्बे जो कपड़ों पे लग जाते हैं ऑयली नेचर के होते हैं। ठीक है, ये बात तो हमें पता है। तेल लग जाता है, जैसे कि आप मान लो सब्जी खा रही, सब्जी गिर गई, ऑयली तो होती है, येलो कलर का बन जाता है दाग। ठीक है, एंड हाइड्रोफोबिक एंड अटैचेस इटसेल्फ विद डर्ट। अब यहाँ पर बात ये है, सो हाइड्रोफोबिक एंड मतलब वही पानी से डरता है, पानी से दूर भागता है, वो जाके ये जो डर्ट होता है ना, दाग धब्बे, इन्हीं पे जाके चिपक जाता है इन्हीं के पीछे जाके चिपक जाता है, इन्हीं पे जाके चिपक जाता है, क्योंकि ये पानी से दूर भागना होता है। ठीक है, तो भैया हाइड्रोफोबिक एंड तो बहुत गजब है यार, कहता है डर की वजह से ये जाके चिपक जाता है डर्ट के साथ। एंड द आयनिक एंड, जो आयनिक एंड होता है जो कि पानी से बहुत प्यार होता है, जिसको वो सराउंडेड हो जाता है विद मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं के आसपास सराउंड हो जाता है, क्योंकि इसको पानी बहुत पसंद होता है, वो पानी से दूर नहीं भागता। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द रेडियल स्ट्रक्चर, रेडियल स्ट्रक्चर मतलब गोल गोल टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर, इनको हम बोलते हैं मिसेल्स। ठीक है, तो देखो होता क्या है, आप जब कपड़े धुलते हो, साबुन लगाते हो, पानी भी डालते हो। ठीक है, तो पानी डालते हो तो जहाँ पे धाग डब्बा ये डर्ट होता है ना जो, ठीक है, तो जैसे आप पानी वगैरह डालते हो कपड़े पे, साबुन घिटते हो कहा साबुन लगाते हो कपड़े पे, तो जो हाइड्रोफोबिक एंड होता है वो क्या होता है, जो डर्ट होता है उसके चिपक जाता जाके। ठीक है, और जो दूसरा पार्ट होता है जो वाटर लवर होता है, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं, ठीक है, वो पानी के आसपास मतलब क्या बोलते हैं, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, फैल जाता है, और ये जो प्रोसेस होती है इससे क्या फॉर्म हो जाता है, मिसेल्स। अभी मिसेल्स क्या होते हैं, मिसेल्स देखो क्या होता है, मान लो ये हमारा है, देखो ये हमारा है मान लो एक
ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है, जिसको हम डर्ट बोलेंगे, गंदगी है, इसको हमें भगाना है, ठीक है। तो होगा क्या, जो हमारा हाइड्रोफोबिक एंड होगा, मतलब जो पानी से डरता है, वो जाके यहाँ पर जाके चिपकेगा जाके इससे, ठीक है, ठीक है। तो ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा पूरा, ये पूरा का पूरा जो होगा हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट जो कि पानी से डर लगता है, वो एक जगह सारा इकट्ठा हो जाएगा, गंदगी से चिपक जाएगा जाके। और बाकी जो सोडियम हमारा होगा Na+, जो कि वाटर लवर है, ठीक है, तो पानी पूरे कपड़े पे फैला रहता है। तो इस तरीके से ये जो है ना, ये सोडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये तो कुछ इस तरीके से बिखर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे मिसेल्स बन जाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं हम क्या, मिसेल्स, ठीक है। और इसी के कारण कपड़ा जो है वो साफ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है वो पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको थोड़ा और अपनी भाषा में बताता हूँ। सोप मिसेल्स हेल्प डिजॉल्व डर्ट। ये जो सोप मिसेल बना ये पूरा, ये क्या करता है, ये जो है ना, ये है ना, ये जो ऑयल एंड ग्रीस, ये जो भी चीज़ होती है गंदगी, ये एक्चुअली पानी में घुलती नहीं है। अगर पानी में धुल जाए तो हम कपड़े के ऊपर डालें और गंदगी पानी में धुल जाए, पानी मतलब पानी में घुल जाए गंदगी सारी की सारी, और बस दाग धब्बे निकल जाए। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये जो ना पानी में सॉल्यूबल नहीं होती है, पानी में घुलती नहीं है इतनी आसानी। गंदगी होती है जो कपड़े पे दाग धब्बे होते हैं, ये तो हम क्या करते हैं, साबुन लगाते हैं। साबुन से क्या होता है, ये जो होता है ना, ये पानी में घुलने लगते हैं, ठीक है, पानी में ये जो दाग धब्बे होते हैं घुलने लगते हैं, और फाइनली फिर हम पानी पूरा हटा देते हैं कपड़े से, तो गंदगी भी हट जाती है साथ ही साथ। तो ये लिखा है सोप मिसेल्स हेल्प टू डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर। डर्ट एंड ग्रीस जो कपड़े पे लग जाते हैं, गंदगी है ना, वो पानी में घुलने का काम करता है सोप मिसेल्स, ठीक है, पानी में घुला देता है। ये जो गंदगी होती है पानी में घुल जाती है बाय द यूजिंग ऑफ सोप, ठीक है, और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। अरे ऐसे समझो यार, ये डर्ट है सारा चिपका है, बहुत चिपका है यहाँ पर, ठीक है, निकल नहीं रहा। हमने साबुन लगाया तो साबुन के गए भैया यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पार्ट यहाँ से चिपक गया जाके तो ये जो चिपका हुआ था इसकी पकड़ थोड़ी सी कम हो गई, ठीक है, और यहाँ पर ये घेर लिया इनने सोडियम के आयन ने, जो कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है। तो क्या होगा, ये धीरे 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 गंदगी है जो सारी की सारी ये घुल जाएगी पानी में, और पानी हम निचोड़ देंगे, कपड़ों से हटा देंगे, तो गंदगी भी हट जाएगी और कपड़े हमारे साफ हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये टॉपिक भी हमारा खत्म है, ये चैप्टर भी हमारा होता है यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो यार लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और आपको केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर पढ़ने क्लास 10 CBSE सभी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आई बटन में मिल जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है एंड बेल आइकन को प्रेस